चलिए सभी को नमस्ते। क्लास को शुरू किया जाए। कैसी रही आपकी ट्रिप? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? क्लियर आवाज़ है? हाँ, आ रही कैसी आ रही रही मतलब ट्रिप कैसी रही आप लोगों की? गांधीनगर गए थे? कहाँ गए थे? हाँ, गांधीनगर गए थे, बहुत बढ़िया रही। बहुत बढ़िया। क्या क्या सीखने को मिला बताइए एक एक करके। सभी से सुनना चाहेंगे। हम्म। क्या सीखा? कहाँ कहाँ किन बिंदु पर ध्यान गया? क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ नहीं भी अच्छी लगी वो भी बता सकते हैं। और लोग तो हैं सब। बताइए। मैं ना आप लोगों के साथ एक आज बड़ा अच्छा सा कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रही थी। वीडियो नहीं मिल रहा है। हिना बहन कुछ कहना चाह रहे? अर्जुन बेटा आप बताइए कैसा रहा आपका अनुभव गांधीनगर का? क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा? मैम, एक हम जगह गए थे, प्रतिनिधि प्राकृतिक कृषि फार्म। हम्म। वहाँ पे गए थे। वहाँ एक डेढ़ घंटे तक हमने जहाँ वहाँ जो एक भाई थे उन्हें सुना था। हम्म। वो वो सब प्राकृतिक खेती कर रहे थे। गिर गाय आधारित और ताजी सब्जियां, घी, दूध, वो सब बेच रहे थे। हम्म। और जो हमारे प्राकृतिक बीज होते हैं, देसी बीज, वो हाँ। वो भी देते हैं। उनकी व्यवस्था और उनके खेत को देखकर बहुत अच्छा लगा और सीखने मिला कि कैसे हम वो सिर्फ एक ही चीज बाहर से लेते थे, हम्म। मीठू, अच्छा। नमक। क्या बात है। हाँ। हम्म। बहुत सही। और जो भी प्रोडक्शन करते थे वो अपने घर के लिए करते थे, नमस्ते। और सभी चीज हम घर के लिए यहाँ पुरवार बात करते थे। हम्म। सही है, बढ़िया। हाँ। और जो भी आवर्तनशील खेती दिखाई दी उसमें हमको। आपको हम्म आवर्तनशील खेती दिखाई दी, उनको आवर्तनशील खेती दिखती है उसमें कि नहीं दिखती है? ये प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न है। आवर्तनशील खेती का अच्छा, चलिए आपने हिना बहन ये बात बोली तो आप मुझे बताइए कि आवर्तनशील खेती समझा हुआ व्यक्ति और जो नहीं समझा है लेकिन फिर भी ये सब बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसमें कौन सा भाग छूटा हुआ है? क्योंकि अगर ये पकड़ में नहीं आए तो आपको ये पकड़ में नहीं आएगा चल क्या रहा है इस क्लासरूम में। क्या भाग छूटा है? अपने कर्मचारियों के प्रति संबंध। वेरी गुड। सब बना संबंध वाला भाग सहभागी। छूटा है ना? हम धरती के साथ अच्छा करना पर चाहते हैं लेकिन मानव के साथ संबंध पूर्वक जीने वाली बात जो है मानो थोड़ी छूटी रहती है ना? हम ये नहीं कह रहे कि उसमें मतलब वो व्यक्ति भी बिल्कुल समझ सकता है, उसके सामने प्रस्ताव रखें, हम चर्चा करें तो वो बिल्कुल समझ सकते हैं, है ना? लेकिन उनके वहां भी, मैडम, हम्म। उनके वहां भी ऐसे ही संबंध में ही थे। कोई ऐसे कर्मचारी है या कुछ ऐसे है नहीं, पर उनके जो नीचे काम कर रहे थे उन्हें भी ऐसे ही अच्छे से, सम्मान से बुला अच्छे रहे से। थे, सम्मान से कार्य कर रहे थे वो। बराबर है, एकदम बराबर है ना? ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना? कि हम अच्छे अच्छे, एक है कि हम देखिए सामान्य रूप से भी जो व्यक्ति थोड़ा संवेदनशील होता है ना अर्जुन बेटा, वो अपने आप ही एक संवेदनशील अच्छे तरीके से चीज़ें करना ही चाहता है। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से सभी लोग कर ही पाते हैं, है ना? लेकिन जब हम आवर्तनशीलता को समझते हैं तो हमको समझ में आता है कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं इससे अखंड समाज की रचना कैसे होनी है। अभी हम इसमें ना लक्ष्य केवल थोड़ा बड़ा होने की बात है, सही करने के रूप में तो काफ़ी सारे लोग बेटा सही कर रहे हैं, है ना? वो कोई मतलब वो उनके ऊपर कोई क्वेश्चन जरा भी नहीं है मेरी तरफ से, तो बहुत मुझे बल्कि अच्छा लगता है
ऐसा सुन करके कि जितने भी लोग कर पा रहे हैं, जो कुछ भी कर पा रहे हैं, सब बहुत अच्छा कर ही पाते हैं। ठीक है, आज आपको एक बात बताती हूँ, अच्छी बात। आज मनोज भाई से मेरी बात हुई, उनका फ़ोन आया है ना, और एक चर्चा चली कि रूरल डेवलपमेंट पे भी एक आगे हमको कोर्स करना चाहिए अगले आने वाले वर्ष में। तो मुझे तो बड़ा अच्छा आइडिया लगा है ना, और रूरल डेवलपमेंट को लेकर के ही पिछले सत्र से हमने बातचीत आपके साथ करनी शुरू करी। तो मुझे लगता है रूरल डेवलपमेंट को लेकर के हम बातचीत करें, उससे पहले हम समझें कि असल में डेवलपमेंट किसको कहते हैं, है ना। तो उन बिंदुओं को लेकर के मैं आपको आज 2 वीडियोस पहले दिखाऊंगी। उन वीडियो से आपको जो भी समझ बने उसको नोट डाउन करिएगा, ये भी आपके प्रश्न में आएगा। आज का पंचायती राज किस तरीके से पंचायत को कितने वो देता है, अधिकार वगैरह दे रहा है, और दूसरी बात परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था किस प्रकार की होगी। तो मैं आपको 2 वीडियो दिखाऊंगी ताकि आपको ध्यान में आए कि वीडियो देखने से थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो मैं सोच रही थी आज वो करके हम करना चाहते हैं 15 मिनट हमारे अपने बारे में। वीडियो 5 मिनट का है और एक वीडियो 10 मिनट का है। खूब ध्यान से देखिएगा और इसको समझने का ज़रूर कोशिश करिएगा। इस पर आधारित कोई प्रश्न हो तो वो भी आप रखिएगा मेरे सामने, हम उसको ले लेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको सिखाने वाली हूँ भारत में पंचायती राज का इतिहास, ग्राम स्वराज्य की कल्पना अभी तक क्या रही है। ठीक है, और ये कल्पना के रूप में सटीक रहा है ना, लेकिन ये अभी तक पूरा इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाया है ना। बस वैसी ही बात है जैसे 1992 से कहीं पहले से पाए जाते हैं। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्राम स्वराज या फिर पंचायती राज के बारे में। ग्राम स्वराज अथवा पंचायती राज, जिसकी वकालत महात्मा गांधी ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था की नींव के रूप में की थी, 1992 में संविधान संशोधन के द्वारा अस्तित्व में आया। इसके अनुसार सरकार का विकेंद्रीकृत रूप लोगों के सामने लाया गया, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक गांव अपने स्वयं के मामलों के लिए जिम्मेदार होगा। भारत में पंचायती राज के अंश 1992 से कहीं पहले से पाए जाते हैं। दोस्तों प्राचीन, मध्य तथा वर्तमान समय से पंचायती राज किसी न किसी रूप में अपनी छाप छोड़ता आया है। अभी भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 को भी क्रियान्वित किया गया, जिससे आम ग्रामीण निवासियों की लोकतंत्र में पहुंच तथा भागीदारी बनी रहे एवं वह किसी भी रूप में अपने अधिकारों से वंचित न रहे। दोस्तों पंचायती राज का इतिहास बहुत ही पुराना है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों गांव में स्वराज्य समुदाय कृषि अर्थव्यवस्थाओं द्वारा चलते आ रहे हैं तथा लगभग 200 BC से ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। वैदिक काल में गांव प्रशासन की बुनियादी इकाई होते थे। इसमें समिति, जो कि वैदिक लोक विधानसभा थी, कुछ मामलों में राजा का चुनाव कर सकती थी और सभा न्यायिक कार्यों में अपना योगदान देती थी। दोस्तों भारत में ब्रिटिश राज के उद्भव के साथ स्थानीय स्वशासन एक प्रतिनिधि के रूप में सामने आया। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मायो को प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण की जरूरत महसूस हुई, तो वर्ष 1870 में शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा शुरू की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 में पंचायती राज, यह ब्रिटिश काल में पंचायतों के विकास में एक और महत्वपूर्ण मंच के रूप में माना जाता है। हालांकि ब्रिटिश सरकार गांव स्वायत्तता के हित में नहीं थी, लेकिन वो भारत में अपने शासन जारी रखने के लिए ऐसा करने के लिए मजबूर थी तथा इसके अलावा वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी इसका अस्तित्व में होना जरूरी था। दोस्तों बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायती प्रणाली की शुरुआत 1870 के बंगाल चौकीदार अधिनियम में हुई। इस चौकीदार अधिनियम ने जिला मजिस्ट्रेट को गांव में मनोनीत सदस्यों की पंचायत स्थापित करने के लिए सशक्त किया। स्थानीय सरकारों के विकास में 18 मई 1882 एक अहम दिन साबित हुआ। इसने बहुमत में निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों को एक स्थानीय बोर्ड प्रदान किया, जिसकी अध्यक्षता एक गैर सरकारी अध्यक्ष को सौंपी गई। इसे भारत में स्थानीय लोकतंत्र की मैग्ना कार्टा माना जाता है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 के सुधारों के दौरान पंचायती राज,
इसके अनुसार जितनी हो सके स्थानीय निकायों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए तथा इसके बाद 1925 तक 8 प्रांतों ने ग्राम पंचायत एक्ट पारित कर दिया। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने का कार्य आज़ादी के बाद भारत सरकार पर आ गया। यह स्पष्ट था कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायतों को मजबूत करना आवश्यक था, क्योंकि भारत एक गांव का देश था। ग्रामीण भारत की समस्या से निपटने का पहला प्रयास 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के दौरान किया गया। बलवंतराय मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज 1957 में स्थापित की गई यह समिति स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की समस्याओं पर गौर करने के लिए पहली समिति थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ग्रामीण पुनर्निर्माण की दिशा में इसने काफ़ी काम किया। 1 अप्रैल 1958 को इसके काम प्रभाव में आए। अशोक मेहता समिति 1977 के अनुसार पंचायती राज अशोक मेहता की अध्यक्षता में 1977 में बनाई गई इस समिति को पंचायती राज संस्थाओं के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार कारणों की जांच करने का कार्य सौंपा गया और इसकी रिपोर्ट में उल्लेखनीय बात रही कि इसने नियमित रूप से चुनाव की सिफारिश की तथा राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी की बात की। इसने पंचायत राज को संवैधानिक संरक्षण देने की तथा सभी स्तरों पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज स्थानीय सरकारों को 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद एक प्रोत्साहन मिला। 73वां संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों के बारे में है तथा 74वें संशोधन में शहरी स्थानीय सरकारों से संबंधित प्रावधानों को बनाया है। ये संशोधन 1993 में अस्तित्व में आए। वर्तमान समय में पंचायती राज दोस्तों, वर्तमान में सभी स्तरों पर लगभग 3 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से आधा भाग महिलाओं का है। यह सदस्य 2.4 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और 500 से अधिक जिला पंचायतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां गांव स्तर की लोकतांत्रिक संरचनाएं इसके विकास के लिए कार्य कर रही हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया पंचायती राज के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। जल्द ही मिलेंगे। वेलकम टू सोशल साइंस टून्स। मेरा नाम है रितेश कुमार सिंह। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सोनू अपने माता पिता को अपने गांव के बारे में भावुक होकर बात करते हुए सुनता है। उसके पिता कहते हैं, यहाँ सड़कें गंदी हैं, हमें अपने इलाके में स्वच्छता सुविधाओं की कमी के बारे में कुछ करना चाहिए। उसकी माँ कहती है, हाँ मैं भी सहमत हूँ, हमें इस मुद्दे को ग्राम सभा की बैठक में उठाना चाहिए। सोनू ग्राम सभा शब्द सुनकर आश्चर्य करता है। ये हमारी गंदी सड़कों को ठीक करने के लिए क्या कर सकती है? आइए हम सोनू और उनके परिवार के साथ मिलकर स्थानीय सरकार की नींव यानी ग्राम सभा के बारे में और अधिक जानते हैं। कई अन्य युवाओं की तरह सोनू पहली बार ग्राम सभा की बैठक में भाग ले रहा है। आपको मालूम है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि 18 वर्ष से अधिक आयु के और मतदाता सूची में पंजीकृत सभी वयस्क ग्राम सभा के सदस्य बन जाते हैं। गांव का लगभग हर वयस्क बैठक में उपस्थित है, लेकिन कुछ लोग आगे बैठकर नोट्स बना रहे हैं। कौन हैं ये लोग? खैर, ये ग्राम पंचायत के सदस्य हैं जो सीधे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम सभा के सदस्य अपनी शिकायतें व्यक्त करना शुरू करते हैं, जैसे कि गांव में चिकित्सा सुविधाओं और स्वास्थ्य केंद्रों की कमी, जो विवाद का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ग्राम पंचायत का एक वृद्ध व्यक्ति सहमत है और सदस्यों से कहता है कि वे इसे ठीक करने के लिए अधिक धन खर्च करना शुरू करेंगे। और ये एक महंगा काम है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये शक्तिशाली वृद्ध व्यक्ति कौन है? दरअसल वो ग्राम पंचायत का मुखिया है और उसे सरपंच कहा जाता है, जिसे हर 5 साल में ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। सरपंच पूरी ग्राम सभा के लिए निर्णय ले सकते हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता के अलावा ग्राम सभा विभिन्न विषयों पर चर्चा करती है, जैसे गांव की सड़कों का निर्माण और मरम्मत।
जल आपूर्ति और गांव में पानी की कमी। ग्राम सभा गरीबी रेखा से नीचे शामिल किए जाने वाले लोगों पर भी चर्चा कर सकती है और उनका चयन कर सकती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन गरीबों को उनकी जरूरत के हिसाब से मदद मिले। ग्राम पंचायत के विपरीत ग्राम सभा एक स्थायी निकाय है जो नियमित रूप से ग्राम पंचायत के कामकाज की जांच करती है। ये पंचायत को धन का दुरुपयोग या कुछ लोगों का पक्ष लेने जैसे गलत कामों को रोकता है। इसके साथ ही ग्राम सभा ग्राम समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए वाटरशेड प्रबंधन जैसी ग्राम पंचायत की विकासात्मक परियोजनाओं पर भी विचार करती है और उन्हें मंजूरी देती है। संक्षेप में, ग्राम सभा का कामकाज लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लाना और लोगों तक पहुंचाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम टू सोशल साइंस टून। चलिए, तो आप लोगों ने देखा, थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा कि दिखाऊं एक बारी, ताकि आपके ध्यान में आए कि ग्राम पंचायत क्या होती है। अगर आपको थियोरेटिकली नहीं पता, आप में से कभी कोई ग्राम पंचायत से जुड़ा कोई काम करने गया हो या ग्राम पंचायत को करीब से देखा हो तो मुझे बताइए, और पॉसिबल हो तो आपके वीडियोस ऑन करें। ग्राम पंचायत का कुछ काम कभी देखा, किया? हिना बहन, कभी देखा, कभी किया? हाँ, देखा है। क्या लगता है, परफेक्ट है कि उसमें कोई कमी दिखाई पड़ती है? हाँ, कमी तो दिखाई देती है। अभी एक मैंने वीडियो में देखा कि जैसे ग्राम पंचायत को ग्रांट है, हाँ। जैसे 5 साल में जैसे 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक मिलती है, वो ग्राम में जैसे अलग अलग कुछ काम करना तो करते, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता गांव में। बिल्कुल सही हाँ। बात, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट कर दिया। बढ़िया, एकदम पिन पॉइंट। और बताइए, और आप में से किसी ने कभी महसूस किया, अभी कभी आपने ये महसूस किया कि बहुत सारा पैसा एक्चुअली केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से तो आता है, लेकिन गांव का जो मुखिया है, अगर वो सही नहीं है, जो कि ज़्यादातर समय सही नहीं होता है ना, और वो उसका घर बड़ा बन जाता है, लेकिन गांव का बहुत सारा विकास नहीं होता है। गाँव को ये होता है कि नहीं होता है? होता है। बढ़िया, ठीक है। जैसे 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक मिलता है, इतना तो वो काम करते, 10 लाख का भी नहीं दिखाई देता कि काम किया है गांव में। 5 साल में इतना मिलता है, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक। सही बात है, 1 मिनट दीजिए। हाँ, जनक, इसको लेके कम से कम ऊपर चले जाओ यार। मैं बताओ कैसे पढ़ाऊँ, मेरे को मन में क्या हो रहा होगा, सोचो तो इसको रोता हुआ सुन के। ऊपर ले जाओ, कम से कम बंद हो जाओ क्लास उसके लिए। ठीक बात है। तो हम लोग जो पिछले सत्र में बात कर रहे थे ना, निर्णय का अधिकार, है ना हिना बहन, जो निर्णय का अधिकार जब हम किसी और के हाथ में रख देते हैं ना, हमने एक बार चुनाव किया और निर्णय का अधिकार कई वर्षों के लिए किसी एक व्यक्ति के हाथ में रख दिया, फिर वो कैसा निर्णय करेगा अपने हाथ में नहीं रह जाता है ना। तो लोकतंत्र जैसी जो व्यवस्था प्रणाली को भारत में सोचा गया, भारत में बहुत लंबे समय से रही है, आपने इसको सुना है ना, पहले भी ये व्यवस्था थी, है ना। फिर उसके बाद एक और दुर्घटना हुई, है ना, जिस दुर्घटना को मैं तो अभी भी सोच रही हूँ कि ये वास्तव में इतनी बड़ी दुर्घटना थी जितनी बताई जाती है कि नहीं, या मैं नहीं कह सकती हूँ ना, मेरा इतिहास का अध्ययन इतना अधिक नहीं है कि मैं कह पाऊँ कि दुर्घटना थी कि नहीं। तो दुर्घटना ये घटी कि पहले कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले गांव जो हैं बढ़िया थे, और जो वर्ण व्यवस्था है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे करके बटे थे, लेकिन इनमें कोई छूत पात और ये सारी चीज़ें नहीं थी। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, है ना। मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों ने केवल लोगों को ऐसे ही मतलब भड़का के बांट दिया। मुझे नहीं लगता कि भारत जैसी जो संस्कृति सभ्यता है इसको कोई नहीं तोड़ पाया। तो क्या लगता है आपको हिना बहन, आपको क्या लगता है कि अंग्रेज लेके आए ये छूत पात? मैंने कई लोगों के मुंह से ऐसा सुना है कि अंग्रेज आए और उन्होंने फूट डाली, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। आपको क्या लगता है? अनुमान पूछ रही हूँ मैं, तो कह ही नहीं रही हूँ कि आप सही बताओ गलत बताओ। क्या लगता है? अनम्यूट आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है?
जैसे मैंने पढ़ा भी है तो आगे ऐसे छूत अछूत तो थी ना। ऐसे नहीं है अंग्रेज, हाँ अंग्रेज आए और वो किया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो जब मनुस्मृति जिसको हम बोलते हैं, तो बेसिकली हम देखें, अब मैं थोड़ा जर्नी को रखती हूँ आपके सामने, आप सभी सुन करके सोचिएगा। सोचने के लिए बात है, मैं कुछ सही गलत की बात नहीं कर रही हूँ। मानव जाति, है ना, आप देखिए आदिम युग से, गुफा में जब से रहा होगा, है ना, तब से वो कोशिश कर रहा है कि और बेहतर और बेहतर और बेहतर सिस्टम में जाए। इस क्रम में उसने कबीला बनाया। कबीला बनाने के बाद जब खेती पाती हुई, है ना, तो उसने गांव बनाया। कबीले में बेसिकली लोग लड़ा झगड़ा करते थे, है ना, लड़ झगड़ के एक दूसरे से, है ना, मार कुटाई करा करते थे। पत्थर से मार रहे हैं, भाले से मार रहे हैं, धनुष तीर और गुलेल बना लिया उससे मार रहे हैं। ये सब हमारे उस टाइम के वीपन्स हैं, है ना। तो लड़ाई झगड़ा तो बहुत लंबे समय से मानव जाति में चल रहा है। धीरे धीरे क्रमशः असल में लड़ाई झगड़ा कम हुआ है। यदि हम इतिहास को देखें तो युद्ध जो है असल में कम हुआ है। हमें लगता है कि युद्ध पहले कम होते थे, अब ज़्यादा होते ना। पहले छोटे छोटे जगहों पर युद्ध होते थे और उनका किसी का इम्पैक्ट जो है हम लोगों को पता ही नहीं चलता था, क्योंकि ना न्यूज़पेपर था, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है ना। तो आज इंटरनेट होने के कारण एक छोटी सी भी दुर्घटना होती है ना, तो वो सभी के कान तक पड़ती है ना, और उस पर सभी लोग संवेदनशील होकर के अपनी बात को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो एक मेरी तरफ से आपके लिए इनपुट है। ये सब आपके सोचने के लिए वस्तु है ना। मैं सिर्फ सोचने के लिए वस्तु दे रही हूँ, सही गलत का न्याय निर्णय कुछ नहीं कर रही हूँ मैं आपके लिए। तो मानव इस तरीके से चलते चलते एक समय तक आया जहाँ पर उसने खेती पाती शुरू कर ली, और भारत के क्षेत्र में सोचा गया कि किस तरीके से, एक तरफ सोचा गया कि किस तरीके से अधिक जो ज्ञान है उस पर जो शोध वाला कार्य है उसको किया जाए। साथ में सोचा गया होगा कि रक्षा भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता समझ में आती, नहीं तो लोग, है ना, मतलब मार पिटाई तो चलती रहती है। फिर ऐसा सोचा गया कि कुछ लोग जो हैं जो वस्तुएं बेचाण व्यापार का काम भी करेंगे, और सोचा गया कुछ लोग जो हैं निम्न स्तरीय काम करेंगे। तो मुझे नहीं पता किस आधार पर इन वर्णों को चुना गया। हालांकि मैं जब ये सोचती हूँ और जब इसको मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है, तो जो थोड़े आर्यन रेस जो है यहाँ पर जब आई है ना, इन जगहों पर आई, तो जो मतलब हिंदू के क्षेत्र, हिंदुस्तान में या इस क्षेत्र में आई, है ना, तो उन्होंने जो अन्य लोग थे उन सभी को, ये मैंने प्रेम सिंह चाचा जी के मुंह से सुना, वो कहानी आपको सुना रही हूँ। तो उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया, उस आधार पे वो भी बोल रहे हैं। तो उन्होंने बाकी सारे लोगों को शूद्र में और उसके अन्यथा जो लोग थे उनको कुछ एक कैटेगरी में डाला। इस तरीके से उच्च और निम्न जातियाँ बनी। ठीक है, और इसके बाद 4 वर्ण जो हैं, इसमें ये लोग अपने कुल मिलाकर के जो भी काम धाम कर रहे हैं, और उसका एक उन्होंने सिस्टम बना लिया। उस सिस्टम के बलबूते जो है कुछ चलते रहे गांव में, जो पूरा क्रियाकलाप है वो चलता रहा। ठीक है, लेकिन उससे लोगों में तृप्ति नहीं रही। हम इतिहास की जितनी भी घटनाएं देखते हैं तो उसमें शूद्रों का दमन, महिलाओं का दमन, है ना, उच्च जाति के द्वारा निम्न वर्ग के लोगों का दमन, हम ये सब खूब इसको पढ़ते सुनते हैं, इन कहानियों को देखते हैं ना। आप अगर चाहें तो प्रेम चंद्र जी का साहित्य आप उठा के पढ़िए कभी, हिंदी साहित्य, तो आपको पता चलेगा किस तरीके का समय था पुराना, है ना। हमेशा ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि ओल्ड टाइम्स वर गोल्डन टाइम्स, एक्चुअली दे वर नॉट। आप यदि इतिहास पढ़ेंगे, बातें करने वालों के मुंह से आप कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा असल में ऐसा नहीं था, है ना। एक लंबा काल, कम से कम 500-600 साल जो है काफ़ी ख़राब समय चला है। उससे पहले शायद, है ना, उससे पहले मैंने बहुत इतिहास पढ़ा नहीं है, सुना भी नहीं है, तो हम चलो मान लेते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया था और जाता था अपना घी आदि सामान ले करके और बेचता था और लोगों को बताता था कि भाई हम लोग कितने समृद्ध हैं। वो अच्छा समय हम मान लेते हैं कि वो होगा, लेकिन पिछले 500-600 साल जो समय रहा वो ठीक नहीं रहा, और भारत के पास उस तरीके की विद्या संभावना भी नहीं रही कि वो अपने आप को बचा पाता। लेकिन एट द सेम टाइम, है ना, हैविंग सेड दैट, हम ये भी देख पाते हैं कि भारत के पास वो जो उसका स्ट्रक्चरल, जो उसकी संस्कृति सभ्यता वाली बातें रहीं, वो आज भी कुछ मायने में हमारे पास शेष हैं। जैसे कि क्या, तो जैसे कि आध्यात्मिक शोध की प्रवृत्ति। एक बात, भारत का हर व्यक्ति आध्यात्मिक शोध के लिए कहीं ना कहीं उसके मन में एक वैचारिकता बनी रहती है।
इसी तरीके से आध्यात्मिक शोध की प्रवृत्ति के साथ एक विधिवत कार्यक्रम है ना, तो विधिवत कार्यक्रम के रूप में समाधि, कैवल्य, मोक्ष आदि को प्राप्त करने की जो उसके ऊपर जो शोध हुए, जैसे पतंजलि योग सूत्र के द्वारा है ना, समाधि की स्थिति को देखा जा सकता है। ये सभी शोध जो हैं ये हमारे भारत में हुए। इन चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है कि हमको गर्व होना चाहिए। मुझे बहुत गर्व है कि एक ऐसी विद्या को भारत अनलॉक कर पाया एक पूर्व समय में, है ना, और उसके कारण से बहुत सारी आंतरिक जो विकास है मानव का हुआ। लेकिन पिछले 500-600 साल जो समय रहा उसमें इक्वली है ना, हम चाहे तो आप ये मान लीजिए कि हमको बांट दिया गया, चाहे आप ये मान लीजिए कि उसमें कुछ कमी थी जिसके कारण हम बट गए। ठीक, इतनी सी मैंने बात आपके सामने रखी। उसके बाद राजतंत्र को एक समय आया जब लोगों को लगा नहीं, हम ना चाहते हैं कि राजा हमारे ऊपर राज करे, ना हम चाहते हैं अंग्रेज हमारे ऊपर राज करें, तो कौन राज करे, है ना। तो लोकतंत्र की कल्पना करी गई कि सभी लोग निर्णय लें, सभी लोगों की निर्णय में भागीदारी हो। तो उसको सोचा गया और सोचते हुए हम आज एक सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया की, वो खड़ी हुई, है ना। उसमें पंचायती राज मतलब एक गांव के पास सर्वाधिक जो निर्णय अधिकार हैं उसको दिया गया। मुझे लगता है एक तो इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेसी हैं उसमें सबसे अधिक मैं मानती हूँ सर्वाधिक जो पोटेंशियल है वो इंडियन डेमोक्रेसी में लोकतंत्र की स्थापना का है। लेकिन अब ये कर तो दिया गया, किताबी रूप से ये ठीक है, लेकिन वास्तव में जब देखते हैं तो ये लोकतंत्र यहाँ स्थापित नहीं हुआ। जो व्यक्ति मुखिया बन गया, पहले तो जब आता है वोट मांगने तो हाथ जोड़ करके आता है, और उसके बाद जब वो व्यक्ति एक बारी बन गया किसी पोजीशन पे, तो उससे मिलने के लिए आपको फिर समय लेना पड़ता है ना। वो बहुत व्यस्त का आदमी हो जाता है, कहीं कहीं जा कर के वो रिबन कटिंग कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कर रहा है, अधिक बताया जा रहा है। ये सब समस्याएं हमको अपने समाज में देखने को मिलती हैं। तो आदरणीय श्री ए नागराज जी ने बताया कि देखो ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये बातें तब तक कपोल कल्पनाएं रहेंगी जब तक कि हम सिस्टम में परिवर्तन नहीं करते, है ना। यदि सिस्टम में परिवर्तन नहीं होता है तो हम ये जो भी बातें कर रहे हैं ना कि धरती में संतुलन पूर्वक जीना और ये फिर है ना, इसका कोई औचित्य बचेगा नहीं। तो उन्होंने इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया। और ये जो अभी तक ग्राम स्वराज्य योजना जो गांधी जी ने जिसकी परिकल्पना दी थी उसमें सुधार करके परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था योजना दिया। क्या नाम है? परिवार मूलक। ये जो परिवार मूलक वाली बात है ये पहले नहीं थी, है ना। परिवार मूलक का मतलब होता है ग्राम सभा के पहले भी एक सभा है ना। जो ग्राम स्वराज्य में ग्राम सभा है ना, तो ग्राम सभा के पहले एक सभा है और इस सभा में कोई मुखिया नहीं है। पुनः सुनिए, है ना, ये जो परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था है इसमें हमारे पास मुखिया नहीं है, प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि का मतलब होता है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वो केवल और केवल क्या काम करता है? कम्युनिकेट करने का काम करता है ना। क्या कम्युनिकेट करता है? निर्णय जो है उसको कम्युनिकेट करने का काम करता है। साथ ही वो इतना इंटेलिजेंट भी है कि अग्रिम स्थिति के जो भी निर्णय लेने हैं उसमें भागीदारी करने में सक्षम व्यक्ति है, ठीक है। तो परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था गांधी जी ने जो दिया वो था ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना करी और उस ग्राम स्वराज्य में उनके पास जो जातियां थीं वो एज इट इज़ बनी रहीं। जातियों का उन्मूलन उनके पास ये कोई कार्यक्रम नहीं रहा, है ना, ये नहीं हो पाया, ऐसा हम मान लें, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जब ए नागराज जी बात कर रहे हैं परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था की, तो कह रहे हैं रंग, नस्ल, जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, लिंग, भाषा, क्षेत्र, इनसे आदि से है ना, 2-4 और भेद जितने भी प्रकार के हैं, इन सब भेदों का समूल जो है मानसिकता में जब हमारी नाश होगा तब जाकर के लोकतंत्र बनेगा, वरना ऊंचा नीचा बना रहेगा और किसी को तृप्ति नहीं होगी, व्यवस्था कभी नहीं आएगी। शासन आएगा और जहाँ शासन होगा वहाँ दमन होगा। दमन मतलब किसी को कुचलना और किसी की जय जय, ये हमारे सिस्टम में चलता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए जो व्यक्ति है वो हमारे आप जैसा नहीं है, हमारे आप से अधिक जागरूक व्यक्ति है।
अधिक शिक्षित व्यक्ति है। किस अर्थ में शिक्षित है? यथार्थ की शिक्षा ग्रहण किया हुआ व्यक्ति है। इसी सिस्टम में जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई गांव के पास सारे प्रकार का निर्णय क्षमता है। लीलूबा पिछले क्लास में आपने हमको बताया था, है ना, तो उसी बात पे आपकी बात को रख रही हूँ, सोच करके देखिए। लेकिन यदि गांव में यदि ये मानसिकता है कि खूब सारा पैसा आने से जो है गांव समृद्ध हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, तो क्या वो गांव अपने पास जो प्राप्त वन समृद्धि है, उस गांव में जो प्राप्त खनिज समृद्धि है, जैसे बड़े बड़े पहाड़ आदि होते हैं काट दिए जाते हैं, उसमें गांव के पंचायत की मर्जी होती है, लोगों को लगता है कि ये तो गांव का विकास हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यदि मानसिकता में यथार्थ नहीं है कि ये जो खनिज पदार्थ हैं, ये जो पहाड़ जंगल पर्वत और जीव जानवर आदि इस गांव के आसपास बस रहे हैं, तो इनका धरती की व्यवस्था में कोई भागीदारी है और गांव का काम उनका पोषण और संरक्षण करना है। यदि ये स्पष्ट नहीं है तो क्या ग्राम के सभी लोग हैं, गांव के सभी लोगों के साथ मतलब ग्राम का जो मुखिया, क्या ये निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे? क्या लगता है रीलूभा? अगर विकास की कल्पना खोटी बैठी हुई है, सही नहीं ले पाएंगे ना। ज्यादातर क्या है कि सही थोड़ा ये करप्शन का मामला ज्यादा रहता है गांव में। ज्यादा रहता है कि लगभग करप्शन ही रहता है, बहुत कम जो है पहुंचता है। हाँ सही है, सही है ना, क्योंकि जो मुखिया अपन बोलते हैं वही करते हैं, जमीन दबाना, वन संपदा या धरती की जो खनिज संपदा है उसको निकालना, तो कोई बोल नहीं सकते और ये सब अपने आप करता रहता है। हाँ, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा जो सिस्टम है ना, सिस्टम में क्या आ गया? करप्शन आ गया, क्योंकि हमने अधिकार किसी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दिए जिसका चरित्र जो ना स्वधन में जीता है, न स्वनारी स्वपुरुष में जीता है, ना ही दयापूर्ण कार्य व्यवहार करने में सक्षम है। तो जो हमारा प्रतिनिधि है वो कैसा व्यक्ति है? वो मूल्यहीन, चरित्रहीन, है ना, और व्यक्तित्वहीन एक व्यक्ति है। क्या करने में सक्षम है? तो वो गुंडागर्दी करने में सक्षम व्यक्ति है। उसके पास उसने कई सारे लोगों को पाल रखा है ना। तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ में हमारी जो निर्णय शक्ति है वो चली जाती है ना। तो इस सिस्टम में जो है हमारे पास निर्णय शक्ति परिवार के प्रत्येक सदस्य के हाथ में है। प्रत्येक सदस्य के हाथ में हर एक डिसीजन जो है, आप कल्पना कीजिए कि आज की तारीख में यदि ये डिसीजन मेकिंग पावर हमारे सभी के हाथ में आ जाए अभी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तो क्या देश में हर एक मामले का निर्णय ना हो जाए? सोच के देखिए, हर एक मामले का निर्णय हो सकता है। लोग सहमति और उससे बता सकते हैं, सारी बातें हो सकता है ना। चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था का एक छोटा सा वीडियो, उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्ते। हम यहाँ बात करना चाहते हैं हमारे अपने बारे में। हम सब सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते रहते हैं क्योंकि हम कुछ पाना चाहते हैं। क्या थोड़ा गहराई से सोचने पर समझ में आता है कि हम सुखी होना चाहते हैं, अपने परिवार को समृद्ध बनाना चाहते हैं, संबंधों में मिठास चाहते हैं। सोचिए, हमारी पूरी भागदौड़ इसलिए तो है। और हाँ, हमें समाज से क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि समाज में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और हम हमारे परिवार के साथ सुरक्षित रहें। समाज के स्तर पर अभयता की चाहत हमें दिखती है। और प्रकृति के स्तर पर? हम चाहते हैं कि प्रकृति हमेशा सुंदर बनी रहे, प्रकृति का संतुलन बना रहे। यही हमारा लक्ष्य है। परंतु क्या यह सिर्फ मेरे अकेले का लक्ष्य है? नहीं, हर समझदार और जिम्मेदार मानव यही चाहता है। यह मानव का लक्ष्य है। लेकिन वास्तविकता में परिवार में संबंध और समृद्धि की जगह हम क्लेश और अभाव को झेल रहे हैं। समाज में न जाने अलग अलग तरह के कितने भय फैले हुए हैं।
कितने अपराध हो रहे हैं, और प्रकृति की तो बात ही क्या करें। हम इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? हमें लगता है कि हम पैसे वाले होने से सुखी हो जाएंगे, रूपवान होने से सुखी हो जाएंगे, बलवान होने से सुखी हो जाएंगे, किसी ऊंचे पद पर बैठ जाने से तो जरूर सुखी हो जाएंगे। हम सब इसी दौड़ में लगे हैं। वहां पहुंच चुके लोग संतुष्ट हैं? क्या इन चीजों से सच में सुख मिलता है? हम अपनी स्थिति को देखें। हमने इतना कुछ कर लिया, सुविधा की वस्तुओं से हमने अपने घर भर लिए, क्या हमारे मन भरे हैं? फिर धन का, रूप का, बल का और पद का सदुपयोग कैसे हो? आदिकाल से आज तक हम मानव ने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ सीखा। आज भी हम अच्छा जीना चाहते हैं, समाज को सुंदर व्यवस्था से सजा हुआ देखना चाहते हैं। पूरी मानव जाति कहां पर आकर फंस रही है? कमी कहां रह गई? 99 चोट लग चुकी है, तो 100वीं चोट क्यों नहीं लग रही? क्या जीने के नियम हम बनाते हैं? नहीं, नियम तो प्रकृति में है ही, हम सिर्फ उसे पहचानते हैं। हमने नियमों को पहचाना नहीं था, तब भी नियम तो थे ही। भौतिक जगत के उन नियमों को पहचान कर हमने बहुत सारी सुविधाएं अपने लिए बना दी, तो सुखी होने के नियमों को कैसे पहचाने? क्या हमारे मानवीय ढंग से जीने के नियम प्रकृति में बने हुए हैं? आइए उसको पहचानते हैं। हम प्रकृति को देखें, कितनी सुंदर व्यवस्था दिखती है। धरती कई सालों से सूरज के चक्कर काट रही है। पूरा सौर मंडल कितना खूबसूरत है। इतने सारे ग्रह गोल ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और उन सब के बीच सुंदर तालमेल, सुंदर व्यवस्था बनी हुई है। अब आते हैं धरती पर। जब एक बीज जमीन में बोया जाता है तो धरती के सभी तत्व उसको अंकुरित करने में जुट जाते हैं। बीज में से पौधा निकलता है और पदार्थ संसार उसको पोषण देता है, और जब वो पौधा एक पेड़ बन जाता है तब अपनी पत्तियों से वो जमीन को ज्यादा उर्वरक बनाता है, अपनी जड़ों से जमीन को बांध कर रखता है, और ऐसे वनस्पति संसार और पदार्थ संसार के बीच एक सुंदर संतुलन बना रहता है। जीव जानवर वनस्पति संसार से आहार लेते हैं और बदले में उन वनस्पति के बीजों का वहन करते हैं। अपने मलमूत्र से जमीन को ज्यादा उर्वरक बनाते हैं। ऐसे पदार्थ, वनस्पति और जीव जानवर के बीच सुंदर व्यवस्था बनी हुई है। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम प्रकृति के ही अंग हैं। प्रकृति की पहली 3 अवस्थाओं ने जिस तरह से सुंदर व्यवस्था सजाई थी, हमें भी वैसे ही व्यवस्था को सजाना है। तो आइए प्रकृति में व्यवस्था का क्या सूत्र है उसको समझते हैं। व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? प्रकृति की किसी भी वस्तु को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर हमें दिखता है कि हर वस्तु अणु परमाणु से बनी है। हर एक अणु कुछ परमाणुओं से मिलकर बना है। हर एक परमाणु कुछ परमाणु अंशों से बना है। परमाणु के केंद्र में भी अंश है और उसके परिवेश में भी अंश घूमते हैं। कितनी सूक्ष्म व्यवस्था है ये। कुछ ऐसी ही व्यवस्था सौर मंडल में है। दूसरी बात, हर परमाणु अंश शून्यावकाश से घिरा हुआ है, शून्यावकाश में ही है। सभी परमाणु अंश अवकाश में, स्पेस में डूबे हैं, भीगे हैं, उसी से घिरे हैं। हर एक वस्तु स्पेस में है, यही सहअस्तित्व है। ऐसे परमाणु अंश अकेले में क्या करेंगे? वे साथ मिलकर परमाणु का गठन करते हैं, यह भी सहअस्तित्व है। अब ऐसे अकेले परमाणु क्या करेंगे? वे दूसरे परमाणुओं के साथ मिलकर अणु बनाते हैं। अणु मिलकर अणु रचनाएं बनाते हैं जो हमें वस्तु के रूप में दिखती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। पूरी धरती में पानी की भी अपनी भागीदारी है, अपनी व्यवस्था है। पूरी धरती अपने आप में व्यवस्थित है तथा सौर मंडल की व्यवस्था में भागीदार है। तो सहअस्तित्व मूल सिद्धांत है। हर इकाई अपने में व्यवस्था है तथा बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। इसी सूत्र से हम मानवीय व्यवस्था का स्वरूप समझते हैं। मानवीय व्यवस्था की एक सुंदर कल्पना करते हैं। मानव में व्यवस्था की मूल इकाई, सूक्ष्मतम गठन परिवार है।
परिवार एक प्राकृतिक इकाई है। अभी मान लेते हैं कि एक परिवार में 10 लोग हैं, 10 समझदार और जिम्मेदार मानव। और क्योंकि वे समझदार और जिम्मेदार हैं, वे संबंध और समृद्धि पूर्वक जिएंगे और आने वाली पीढ़ी को मानवीय संस्कार देंगे। आसपास में रहने वाले ऐसे 10 परिवार मिलकर एक परिवार समूह का गठन करेंगे। हर परिवार में से एक श्रेष्ठ व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में परिवार समूह समिति का सदस्य बनेगा। यह परिवार समूह समिति 10 परिवार के साथ मिलकर जीने के बारे में सोचेगी। ऐसे 10 परिवार समूह मिलकर एक गांव के रूप में पहचाने जाएंगे, जहां हर एक परिवार समूह के प्रतिनिधि मिलकर ग्राम समिति की रचना करेंगे। ग्राम समिति गांव की व्यवस्था को बनाए रखेगी। ऐसे 10 गांव मिलकर ग्राम समूह, 10 ग्राम समूह मिलकर ग्राम क्षेत्र, और ऐसे आगे विश्व परिवार की रचना होगी। ऐसी 10 सोपानीय व्यवस्था में व्यवस्था के 5 आयामों पर कार्य होगा। शिक्षा संस्कार व्यवस्था, न्याय सुरक्षा व्यवस्था, उत्पादनकारी व्यवस्था, विनिमय कोष व्यवस्था और स्वास्थ्य संयम व्यवस्था। इस विधि से हर एक स्तर अपने में व्यवस्था होगा तथा बड़ी व्यवस्था में भागीदार होगा। यहाँ किसी का शासन नहीं चलेगा, हर स्तर पर व्यवस्था होगी। हर परिवार इस व्यवस्था में भागीदार होगा। पूरी व्यवस्था के मूल में परिवार है, न कि कोई शासक पक्ष। इसी को हम परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था कहेंगे। ध्यान रखें, 10 का आंकड़ा हमने सिर्फ समझने के लिए स्वीकार किया है। परिवार में 10 ही लोग होने चाहिए या हर समूह में 10 ही परिवार होंगे, ऐसा नहीं समझना है। किंतु इससे अनुमान यह बनता है कि व्यवस्था का यह मॉडल 1000 करोड़ लोगों तक का है। सोचिए, यदि हर मानव समझदार होगा, ऐसे समझदार मानवों से बने परिवार समझदार और समृद्ध होंगे, तो समाज में कहीं चोरी, भ्रष्टाचार या कोई भी समस्या होगी ही नहीं। ऐसा समझदार समाज प्रकृति के साथ संतुलन पूर्वक जीने के तरीके अपनाएगा और पूरी धरती एक सुंदर व्यवस्था से सज जाएगी। हर परिवार में, विद्यालयों में मानवीय शिक्षा संस्कार सुलभ होंगे, न्याय सुरक्षा सुलभ होगी, उत्पादन और विनिमय की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी, स्वास्थ्य संयम सबके लिए सुलभ होगा और बस नित्य शुभ घटित होगा। यह तो कल्पना हुई, अब वास्तविक धरातल पर सोचते हैं तो ये काम असंभव लगेगा। अभी तो हमें अपनी मान्यताओं पर बहुत काम करना है। जैसे शुरू में हमने देखा था, हम अभी भी ये मानते हैं कि रूप से, बल से, पद से, धन से हम सुखी हो जाएंगे। समाज की सारी अव्यवस्थाओं की जड़ यही तो है। सुख कहाँ है? समझदारी में। समझना क्या है? किसको समझदारी कहें, किसको मान्यता कहें, प्रकृति के मूल सिद्धांत सह अस्तित्व को जीने में कैसे लाएं, इतनी समझदारी आखिर मिलेगी कैसे? प्रश्न ही प्रश्न है और हम उलझे हुए हैं। संसार क्या है? मैं कौन हूं? इस पूरे अस्तित्व में मेरी भागीदारी क्या है? घबराइए नहीं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्य हैं और हम आपसे आगे भी इन पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। बढ़िया। तो कुछ और अधिक स्पष्ट हुआ कि क्या कहा जा रहा है? बताएं भाई, देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? हाँ, देखा। देखा? ठीक है। अधिक स्पष्ट हुआ थोड़ा सा? हाँ, ठीक है, बढ़िया। तो क्या स्पष्ट हुआ, थोड़ा रखेंगे? समूह से ग्राम ने, ग्राम से ग्राम क्षेत्र, और यहाँ से पूरी दुनिया तक का मतलब विश्व परिवार है ना। हम लोग अभी जैसे जी रहे हैं, देश के रूप में नहीं, हमको पूरी धरती जैसे एक है ना, अखंड है।
वैसे ही ये धरती हमारा देश बन जाए। नहीं तो फिर हम युद्ध से बाज नहीं आएंगे, युद्ध की तैयारी तो करते रहनी पड़ेगी अपने को, है ना। अपनाया पराया की मानसिकता से युद्ध होता है। युद्ध होता है ना, और हमको युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। आपको पता है युद्ध के लिए कितनी हमारी जनसंख्या, आपको ये जान करके हैरानी होगी, ये जो हम मान लीजिए अगर पूरे भारतवर्ष में 100 लोग हैं खाने वाले, जितना भी खाने वाले, कपड़ा पहनने वाले और सारे सबको आप मिला लीजिए, तो इसमें भारत में एक्चुअली काम कितना करते हैं, श्रम कितने लोग करते हैं जानते हैं? या पूरी दुनिया का असल में आंकड़ा है, ये पूरी दुनिया का आंकड़ा है, केवल 40 लोग उत्पादन में लगे हैं। 40 लोग उत्पादन में लग करके पूरी दुनिया का पेट भरते हैं। आप कल्पना कीजिए यदि, और ये बाकी लोग कहाँ लगे हुए हैं, उसमें एक बड़ा भाग जो है सुरक्षा में लगा हुआ है। बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी है, तो ये जो हम लोग ढो रहे हैं ना सेना का, आप लोगों को याद होगा प्रेम सिंह जी ने कितने अच्छे से बताया था, सेना को ढोना हमारी विवशता है, हम ढो रहे हैं उसको, क्योंकि हम आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे, है ना। तो अगर हम कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन कर पाते हैं तो जो सेना है उसको ढोना हमारी कोई व्यवस्था नहीं बचेगी। तो क्या होगा, ये सारे जो नवयुवक हैं जो असल में काम करने योग्य हैं, ये सभी के सभी अपने गांव देश में लौट करके एक भागीदारी का निर्माण करेंगे। ठीक है, बढ़िया। तो चलिए थोड़ा सा और नीलू भाग के माइक को म्यूट करती हूँ, है ना। तो आगे देखते हैं, कुछ और आपके लिए बातें रखते हैं, उन बातों को सोचिएगा थोड़ा। हम देखते हैं ये बात हमारी, जब हम लोग आवर्तनशील खेती के शिविर के लिए भी गए थे बांदा, तभी भी ये बात आई थी। ये जो शहर हैं, शहर में मजदूर बन के कौन जा रहा है, तो शहर में मजदूर बन करके असल में गांव का उत्पादक वर्ग ही जाता रहा है, अभी भी जा रहा है ना। तो यहाँ जो परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था है, यहाँ पर जितने भी काम हैं, मतलब गांव में यदि 1000 लोग हैं या गांव में 2000 लोग हैं या गांव में 5000 लोग हैं, है ना, तो उतनी उसी हिसाब से समितियाँ और व्यवस्था और उतने परिवार समूह बन जाएंगे। यदि 5000 लोगों का मान लीजिए गांव है ना, तो 100 लोगों का एक परिवार समूह है, तो ऐसे कितने परिवार समूह बन जाएंगे अपने पास, है ना। तो अपने पास ऐसे 50 परिवार समूह बन जाएंगे, ठीक है, और 50 परिवार समूह जो हैं आपस में ऑपरेट करेंगे। तो ये जो परिवार समूह के लोग हैं, 100 लोग हैं, ये लोग मिलजुल करके उत्पादन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर परिवार जो है कभी भी अकेले उत्पादन नहीं करता है। एक बात ये ध्यान रखिए, ये जब आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा तब आपको बताना होगा कि जैसे पहले है ना, शूद्र व्यक्ति जो है वो उत्पादन कर रहा है, जो व्यक्ति जो वैश्य है वो व्यापार कर रहा है ना, जो क्या बोलते हैं क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय है वो युद्ध में लगा हुआ है या युद्ध की तैयारी के लिए अपना लगा हुआ है ना, और जो ब्राह्मण है वो शोध कार्य कर रहे हैं। इस सिस्टम में ऐसा नहीं है। इस सिस्टम में बाबा जी यहाँ पर कह रहे हैं हर एक मानव ज्ञानी हो सकता है, समझदार हो सकता है। तो हर एक मानव के लिए शिक्षा एक आवश्यकता। कौन सी शिक्षा? चेतना विकास मूल्य शिक्षा। विकसित चेतना से ही मानव जो है लग रहा है यहाँ पर काम में, है ना, उसको हम कह रहे हैं स्वायत्त मानव। तो विकसित चेतना का मतलब क्या है? विकसित चेतना का मतलब है ये व्यक्ति को न्याय, धर्म और सत्य समझ में आता है। न्याय मतलब अखंड समाज मानसिकता। अब कोई गैर नहीं है, हमारा आपस में बैर नहीं है ना। हम लोग नस्लीय, रंग, धर्म, जाति की चेतना में बटे नहीं हैं। यहाँ पर किसी इस प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है, ठीक है। इसको उत्पन्न कैसे किया जाएगा? इसको उत्पन्न करने का तरीका है, शुरुआत तो देखिए हो चुकी है ना, आपका इस सिलेबस में इस बात को रखने से ये शुरुआत हो चुकी है। और ये शुरुआत इससे पहले से भी हो चुकी है। मतलब अगर आप देखें ना तो इसके खिलाफ लड़ाई बहुत लंबे समय से जारी है ना। महिलाओं को हर जगह क्षेत्र में मतलब बराबर समझा जाए, इसकी लड़ाई एक लंबी लड़ाई चल ही रही है। और उसमें लड़ाई का सर्वाधिक भाग मुझे लगता है जीता भी जा चुका है। जिस तरीके से छुआछूत आज से 50 साल पहले होती थी, मुझे नहीं लगता कि अब हमारे घर में तो भाई नहीं होती है ना। अब हमारे घर में तो पूर्व की पीढ़ी में भी वो उतना नहीं रहा, और हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं ना। वैसे ही नहीं, मतलब ये जीवन विद्या मिली तब जाके ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। हम पहले से ही नहीं करते रहे, क्योंकि स्कूलों में तो सारे बच्चों के साथ हम उठते बैठते थे। जब हमने शिक्षा को सभी के लिए समान किया, उसी के साथ ये छूत पात तो है, इसको मिटना ही था।
तो शिक्षा का जो लोकव्यापीकरण हुआ उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं चली गई, है ना। इसी तरीके से जब उच्च शिक्षा और आर्थिक समानता के लिए जब काम किया, है ना, तो महिलाओं को जब हमने शिक्षा दिया तो स्वाभाविक रूप से महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुई, है ना। तो अब भागीदारी को मांग रही है अपनी, है ना। तो एक बड़ा वो भी एक जगह है जब प्रश्न करती हैं, तो क्योंकि पुरानी रूढ़िवादी मान्यताएं जो हैं वो तो हमको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो कई सारी चीज़ें आजकल, है ना, बड़ा क्वेश्चन में है इंटरनेट और मीडिया पे अगर आप देखें तो, ठीक है। साथ में अब क्या हो रहा है, एक पक्ष जो है वो दबा नहीं हुआ है। जैसे महिलाएं जो है पहले आर्थिक रूप से अपने ससुराल वालों पर या अपने मायके वालों पर, पिता, पति, पुत्र आदि पे निर्भर थी। आज की स्थिति में तो वैसा नहीं है, है ना। तो उनको परिवार में एक भागीदारी रूपी व्यवस्था चाहिए, सभी, है ना, सभी को चाहिए रही। लेकिन पहले एक व्यक्ति जो है बैठेगा, उसकी सेवा होगी और बाकी सारे लोग जो हैं काम करेंगे। पहले ये परिवार में मुखिया प्रथा चलती रही, आप सब इस चीज़ को देखे ही होंगे ना। परिवार में जो पितृ सत्ता रही है ना, पितृ के रूप में, चाहे वो पति है, चाहे वो पिता है, चाहे वो पुत्र है, इस सत्ता को ये आगे बढ़ी, है ना। इससे जो है अतृप्ति को हम लोग देख ही पा रहे हैं समाज में। अब जो है जैसे जैसे आर्थिक स्वतंत्रता हो रही है ना, तो लोगों का जो क्रूरता है ना, क्रूरता को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्रूरता को न स्वीकार करने के कारण आजकल मेल लोनलीनेस, क्या उसका है, पैंडेमिक, ऐसा शब्द को घोषित किए हैं, ठीक है ना। तो जो पूर्व में दीनताहीनता का सिस्टम था ना, दीनहीन किसी को बना के रखो ताकि अगला व्यक्ति क्रूर हो सके, और इसको पहले हम लोग पूरकता समझते रहे, ठीक है। देखिए, मैं किसी आइडियल कंडीशन की बात नहीं कर रही हूँ। किसी के घर में ये आइडियली होता है तो ये बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन मैं एक सामान्य जन सामान्य की बात करूँ, इसको कोई अपने ऊपर व्यक्तिगत ना लेके, नहीं हमारे घर में तो सब सही है, बहुत अच्छी बात है अगर आपके घर में सब सही है ना। तो सबके घर में सब सही हो जाए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। तो मानसिकता को हम लोग देखते हैं, अभी आप लोग सुन ही रहे होंगे टूषा शर्मा का केस इस समय कितना इंटरनेट पे, है ना, चल रहा है। कि अभी तक मतलब सोचिए, इतने बड़े बड़े लोग, जज वकील लोग जो हैं वो भी इन सब दहेज प्रथा में फंसे हुए हैं। बहुत सोचने वाली बात है ना, सोचनीय बात है। तो खैर, अब हम एक समस्या और हमारे सबके सामने खड़ी है, वो है संबंधों में जीने की समस्या। तो परिवार में हम जीना तो चाहते हैं, लेकिन संबंधों में निभना हमको आता नहीं है। संबंधों में निभने जाते हैं तो ऊपर नीचे करके बैठते हैं। जैसे ननद है वो ऊंचे है, भाभी है वो नीची है ना, आपको पता होगा, है ना, महिलाओं को, ठीक है। सास है उसका दर्जा ऊंचा है, बहू का दर्जा नीचा है। तो इसमें हमने ना एक दीनताहीनता और क्रूरता का सिस्टम बनाया हुआ है। जब बाबा जी परिवार कह रहे हैं तो बाबा जी ए नागराज जी के परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं है। ए नागराज जी के परिवार में सास ससुर ननद भौजाई ये सब कोई संबंध है ही नहीं। ए नागराज जी कहते हैं 7 ही संबंध है, माता पिता पुत्र पुत्री। तो सास ससुर जैसा कोई संबंध नहीं है ना। और वो संबंध कब नहीं है, जब हमारी मानसिकता में ममता और वात्सल्य है। और वो मानसिकता कैसी है, केवल मेरा बच्चा वाला मानसिकता नहीं है। अगर ऐसा है तब न्याय नहीं है, तब उस ममता का नाम है मोह, ठीक है। यदि इस दुनिया के हर बच्चे के प्रति मेरे अंदर वही भाव नहीं है जो मेरे अंदर अपने बच्चे के प्रति है, तो फिर वो माँ नहीं है। बात पकड़ में आ रही है। तो ममता संपन्न होना ये एक प्राथमिक जगह है। इसके लिए मानसिकता निर्माण कैसे होगा, तो जीवन विद्या योजना से होगा, शिक्षा विधि से होगा, इस विषय पर संवाद करने से होगा, संवाद पूर्वक निष्कर्ष बनाने से होगा, उसके बाद अपनी प्रवृत्तियों में परिमार्जन करने से होगा, अपनी एक एक एक्टिविटी पर, अपने एक एक विचार पर हमको ध्यान देना होगा कि जब हम विचार करते हैं तो किस तरीके का विचार करते हैं, है ना। हमको ये ध्यान देना होगा कि क्या हम किसी की स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप तो नहीं कर रहे हैं, है ना। और वास्तव में स्वतंत्रता क्या है, क्या मनमानी करना स्वतंत्रता है, या आपस में तालमेल पूर्वक जी लेना स्वतंत्रता है। मध्यस्थ दर्शन कहता है आपस में तालमेल पूर्वक जीना स्वतंत्रता है, ठीक है। जैसे एक गरबा का सर्कल होता है ना, जब हम गरबा खेलते हैं तो उसमें हर एक व्यक्ति अपनी अच्छी निश्चित दूरी बना करके गरबा खेलता रहता है। तो हर व्यक्ति स्वतंत्र रहता है, उसमें कोई किसी के ऊपर अपनी मनमानी को थोप नहीं रहा है। यदि मनमानी को थोपना है, यदि हम मनमानी करेंगे ना तो कभी गरबा खेल ही नहीं सकते हैं। तो
व्यवस्था उसको कह रहे हैं। जैसे परमाणु में व्यवस्था होती है, जैसे गर्भा सर्कल में लोग होते हैं, वैसे ही परमाणु में परमाणु अंश होते हैं। सभी एक दूसरे से अच्छी निश्चित दूरी पर रहते हैं, सभी एक दूसरे को अच्छी निश्चित दूरी पर बाध्य रखने के लिए बाध्य करते हैं, उनमें एक आपस में बल लगा रहता है। तो इसी तरीके से परिवार में भी है ना, अच्छे तरीके से चलने के लिए, जैसे मूल्यों में जीने के लिए, चरित्र पूर्वक जीने के लिए, नैतिकता पूर्वक जीने के लिए, इसके लिए एक बल आप रहता है परिवार में, ठीक है, शिक्षा में रहता है, ठीक है। तो आज की एक और बहुत बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन, और जो युद्ध हैं उनसे भी बड़ी समस्या अगर देखी जाए, क्योंकि ये समस्याएं तो जब हम मीडिया और ये सब देख रहे हैं तभी हमको परेशान करती है। लेकिन जो हम घर में जहाँ जी रहे हैं सबके साथ, एक मिनट, वहाँ पर हम क्या पाते हैं, वहाँ पर पाते हैं कि संबंधों में जीना नहीं बन पा रहा है ना, हमारी आपसी संवाद की ही स्थिति नहीं है, संवाद पूर्वक समाधान में एक रूपता ही नहीं आ पा रही है ना। तो बाबा जी कहते हैं ऐसा कैसे होगा, तो बोले संवाद में समाधान पूर्वक एक रूपता होने का आधार क्या है, तो कहते हैं यदि विचार सार्वभौमिक होगा, यदि हम ऐसा विचार रखें, यदि हम इस तरह से विचार करने का अपनी पद्धति रखें जिसमें सर्व शुभ हो, तभी ऐसे ही विचार में इस दुनिया का हर एक व्यक्ति एक रूप हो सकता है। यदि हमारे विचार में अपना अपना लाभ, अपना अपना भला, अपना अपना प्रिय, अपना अपना हित आएगा, तो ऐसे विचारों में दुनिया कभी भी एक रूप हो नहीं सकती। यदि मेरे विचार में शासन है तो हम कभी एक रूप हो नहीं सकते, ठीक है। तो मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद, मैंने आपको पहले भी बताया, सह अस्तित्ववाद, वाद का मतलब है विचार, ऐसा विचार, कैसा विचार, सर्व शुभ का विचार, जिसमें हम एक रूप हो जाएं। एक रूप होंगे तो क्या होगा, जब हम वैचारिक रूप से एक रूप हो जाते हैं तो हम समाज में योगदान करने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। तो एक और आपके सामने समस्या को रखा है, इनको नोट डाउन करते जाइएगा, जो भी आप सुन रहे हैं नोट्स बनाते जाइएगा। अगर मैं क्लासरूम में होती तो मैं लिखती आपके लिए, अभी तो नहीं लिख पाऊंगी, तो आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो बढ़ रही समस्याओं में जलवायु परिवर्तन, आपसी जो युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, फिर संबंधों में जीने की योग्यता, है ना, ये एक समस्या है, अयोग्यता, संबंधों में जीने की अयोग्यता। उसके बाद हमारे जो कल्चर जिसको हम बोलते हैं, संस्कृति सभ्यता, है ना, इस संस्कृति सभ्यता के नाम पर बहुत सारी रूढ़िवादी और अमानवीय परंपराएं, रूढ़िवादी अमानवीय परंपराएं, इनको हम ढोते रहते हैं कि नहीं ये तो हमारा कल्चर है, ये तो हमारा कल्चर है, तो हमारा कल्चर है ना, जबकि ऐसे कल्चर का कोई भी औचित्य नहीं है। तो इसके कारण जो है परिवार जो है टूट रहे हैं या परिवार नहीं बन पा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। एक और बात, ये जो दिखावा पसंद मानसिकता जिसको हम भौतिकवादी मानसिकता कह रहे हैं, इसका जो प्रभाव है हमारे पूरे समाज में दिखाई पड़ता है। कंजम्पशन ओरिएंटेड माइंडसेट, है ना, जिसके लिए खूब सारा हमको संग्रह करना है, सदा सदा हम भोगते ही रहें, इसके लिए ढेर सारा संग्रह कर लेने की जो मानसिकता है, ये भी हमारी निर्णय क्षमता को बाध्य करती है। यदि हमारे मानसिकता में दिखावा पसंदगी आ गई, है ना, जो कि समाज में आपके ऊपर दबाव है, क्योंकि आप जो हम एजुकेशन ले रहे हैं उसमें कितना पैकेज है ना, कितना हम कमा पा रहे हैं, यदि यही सब विवाह का आधार है ना, विवाह का आधार चरित्र नहीं है, नैतिकता नहीं है, विवाह का आधार क्या हो गया, हमारी डिग्री, पोजीशन। अभी जैसे मैंने बताया ना आपको, ट्विशा शर्मा का जो केस, वो जो लड़की मर गई, है ना, तो जज वकील देख के तो शादी किए रहे होंगे उसकी, है ना, और क्या देख करके शादी की होंगे, उसमें कितनी सारी बातें निकली कि वो शादी होने से पहले 2 लाख की उन्होंने अर्जेंट डिमांड कुछ कर दिया और उसको फिर भी उनके पिताजी ने दिया। इसका क्या कारण हो सकता है ना। तो इन सब बातों पर सोचना है, हमारे आप जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा। जो लोग भी इस सामाजिक रूप से अपनी किसी जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहते हैं, उनको अपने परिवार में जीने योग्य बनना पड़ेगा। अभी हमारे दिमाग में हमारी जो परिस्थिति है उसमें जो सामाजिक मानव है ना, वो अपने परिवार का सबसे निकम्मा मानव है। मैं गलत कह रही हूँ? परिवार का सबसे ज़्यादा निकम्मा मानव
बहुत जो अनैतिक मानव है वो है निकल करके जा रहा है समाज में। बताइए, मेरी बात से अगर आप सहमत ना हो, बाबा जी की जो व्यवस्था है उसमें परिवार का सबसे श्रेष्ठ मानव है ना, वो जा रहा है समाज में। तो जो हम परिवार सभा की यहाँ पर बात करते हैं, परिवार, यदि एक परिवार है जिसमें 6, 8, 10 जो भी लोग हैं, इसमें एक 10 नंबर लिया गया, तो यदि परिवार में 10 सदस्य हैं और 10 के 10 सदस्यों को कहा जाए कि आप वोट दीजिए कि आपके परिवार का श्रेष्ठ मानव कौन है, तो क्या हम इसको आसानी से बता देंगे कि नहीं बता देंगे? दिलू भाई बताइए, बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? या निहार भाई बताएं, कोई बताए मुझे साथ में। परिवार का श्रेष्ठ मानव का चयन करने में कितनी देर लगेगी? अनम्यूट करें तो फिर मज़ा नहीं आएगा नहीं तो क्लास का। सुहानी, रमा बहन बताइए, यदि परिवार सभा बने और आपसे कहा जाए कि आप अपने परिवार का एक श्रेष्ठ मानव जो चरित्र में बढ़िया हो, नैतिक हो, है ना, और मूल्यों में जीता हो, मतलब अच्छा व्यवहार करने में सक्षम हो, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे। कर पाएंगे, है ना। क्या इसके लिए कोई पैसा लगेगा? नहीं, नहीं लगेगा ना। कोई चुनाव का खर्चा नहीं, होगा? नहीं, नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद नहीं, जब समाज में ऐसे 10 आपके 10 परिवारों से निकल करके लोग जाएंगे, तो क्या उन 10 लोगों के बीच में जब चुनाव होगा तो क्या कोई पैसा लगेगा? कोई प्रचार की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, है ना। तो आप जरा आप कल्पना करिए, इसी तरीके से हर एक स्तर पर 10-10 लोग ये जो जा रहे हैं, घर से निकला कौन है? सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, है ना। और फिर अगले स्तर पर जब परिवार समूह के स्तर पर गए तो फिर 10 घरों के 10 श्रेष्ठ व्यक्ति आए हैं। अब इन 10 श्रेष्ठ व्यक्तियों को इनसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को चुनना है। और इसको इन्होंने चुना तो क्या यहाँ 100 लोगों के बीच में से कौन निकला? 100 लोगों में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति ऊपर चला गया, है ना। बढ़िया सिस्टम। हाँ, जो नैतिक है, जो चरित्रवान है, वो व्यक्ति ऊपर गया, है ना। और इसी तरीके से अब 1000 लोगों में, ऐसे 10,000 लोगों में, इस तरीके से ये जो सिस्टम है, असल में ये जो चुनाव के नाम पे इतनी बड़ी धांधली, इतना बड़ा, मतलब आप समझ लीजिए क्या परिस्थिति बना करके रखी है ना। आप सभी जानते हैं, जैसे व्यापारी वर्ग से चंदा ले करके चुनाव करने पड़ते हैं पार्टीज़ को, है ना। और बाद में उन्हीं व्यापारियों के लिए हमको सारी सुविधाएं करनी पड़ती हैं। इसी का नाम तो नीति निर्माण है अभी की स्थिति में। अभी हम पर्यावरण संतुलन के लिए थोड़ी नीतियां बना रहे हैं, अभी हम व्यापारियों के लिए नीतियां बना रहे हैं। आप कच्छ में देखिए जितनी सड़कें बन रही, किसके लिए बन रही हैं? क्या कच्छ को इतनी सड़कों की ज़रूरत है? इतने फ्लाईओवर की ज़रूरत है? भुज में स्पेशली हम तो देख देख के परेशान हो गए। ज़रूरत तो नहीं है, तो किसको ज़रूरत है? व्यापारी वर्ग को ज़रूरत है। जितनी सड़कें बन रही उसके कारण से कच्छ में हीट बढ़ रही है कि कम हो रही है? बताइए, सोचिए। ठीक है, तो बाबा जी ने ये जो समस्या है ना, जो चुनावी कार्यक्रम को लेकर के बहुत बड़ी समस्या रही कि कैसे चुनाव हो, तो चुनावी समस्या को यहाँ से समाप्त किया। और इसके बाद जैसे ग्राम सभा में पूरे परिवार के सारे लोग बैठे हैं, निर्णय कर रहे हैं, ये है वो है, ये नहीं। 10 लोगों के बीच में जब सभा होती है, जैसे परिवार सभा होती है, तो 10 लोगों की बातों को सुनना बड़ा आसान है ना। और परिवार में हर एक व्यक्ति एक दूसरे को जानता है। परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी से बोलने से शर्माता नहीं है। यदि गांव सभा में किसी के अंदर कोई बात चल रही है तो गांव सभा में हो सकता है खड़ा होकर ना बोल पाए, लेकिन अपने परिवार में कोई भी व्यक्ति बोलने में संकोच करता नहीं है ना। तो जब परिवार सभा होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हर मानव अपना जो सोचता है ना, जितने तरीके से भी सोचा जा सकता है वो बात निकल करके आती है। और जो प्रतिनिधि है उसका काम क्या है? सर्वाधिक श्रेष्ठ होते हुए उसका काम है अगले स्तर पर अपने यहाँ जो कुछ भी डिस्कशन हुआ है उस डिस्कशन की समरी या जो निर्णय हुआ है उसको आगे प्रस्तुत करना। तो ये कितना आसान हो गया। इसमें हर व्यक्ति के पास एक वोटिंग राइट, सेइंग अथॉरिटी आ गई कि नहीं आ गई? और यदि एक भी व्यक्ति ने बोल दिया नो, तो उसके ऊपर सभा क्या करेगी? चर्चा करेगी। चर्चा करके या तो ऐसे व्यक्ति को कन्विंस करेगी, कन्विंस करना है ना उसको, ना कि उसको
क्या बोलते हैं क्या रकम दे देते हैं ना थोड़ी, क्या बोलते हैं चीटिंग के लिए, अंडर द टेबल, क्या रिश्वत, है ना। तो रिश्वत दे करके यहाँ पर काम नहीं हो रहा है ना। और गांव जो है पूरा एक समाज की तरह काम कर रहा है। ऐसे इस दुनिया के सभी गांव मिल करके क्या बन जा रहे हैं, अखंड समाज बन जा रहे हैं। ठीक है, इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। तो पूरा गांव जो है ये किसी भी प्रकार के जो ये भेदभावग्रस्त मानसिकता से नहीं है ना यहाँ पर। और आप लोगों ने आवर्तनशील खेती को समझा, उस खेती में उन्होंने कहा आपके पास यदि ज़मीन है तो उस ज़मीन में, ये ज़मीन आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ये ज़मीन आपका अधिकार नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आवर्तनशील खेती जो है ना, अभी मैं आप लोगों से जो स्टार्टिंग में जो चर्चा मैंने किया, आवर्तनशील खेती जिम्मेदारी है इस धरती का पोषण संरक्षण करने की। आवर्तनशील खेती के माध्यम से जितनी भी ज़मीन आपके हाथ में, आपके हिस्से में है, उस खेती के हिस्से में जितने लोगों का हिस्सा है उतने लोगों को इन्वॉल्व करना ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना। तो मैं इस बात पर ध्यान दिलाना चाह रही थी कि जो दिखावा पसंद या जो भौतिकवादी मानसिकता है ना, या भौतिकवादी शिक्षा के माध्यम से बनी हुई मानसिकता है कि हमारे गांव भी शहर जैसे हो जाएं, है ना। तो यदि हमारे गांव भी शहर जैसे हो जाएंगे तो एक दिन यहाँ पर भी हवा पानी सब दूषित हो जाएगा, ये आप लगा के रखिए, है ना। और दिखावा पसंद मानसिकता में एक दूसरे से वही है ना, जेलसी, है ना, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें, निंदा, है ना, ये सब चल पड़ेंगी। और यदि ये चल पड़ेंगी तो गांव जो है कोई सुखद जगह नहीं है, वहाँ पर मानव सुखी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक और दूसरी बात है। तो जो दिखावा पसंद व्यवस्था है ये धरती को नाश की तरफ ले जाने वाली व्यवस्था है, इस पर पुनर्विचार होने की ज़रूरत है। गांव के स्तर पर जीवन विद्या परिचय शिविर कराना ये आज की आवश्यकता है। जीवन विद्या परिचय शिविर आपका हो जाए, उसके बाद आप अध्ययन करिए। 8-9 महीने का आपको समय लगेगा, साल भर का समय लगा लीजिए आप। 1 साल में अगर आपको ज़िंदगी का, इस धरती का सत्य समझ में आ जाता है तो भी बहुत कम समय समझिए आपने लगाया, है ना। क्योंकि इतनी ज़िंदगी तो निकाल दी आपने बिना ठीक से समझे, है ना। ठीक है, तो इतनी छोटी सी एक बात और कहनी थी। इस सभी कार्यक्रम के मूल में एक स्वायत्त मानव, एक विकसित चेतना का मानव है। चेतना विकास के लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, अध्ययन एक मस्ट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों की। 5 व्यवस्थात्मक जो हमारे पास कार्यक्रम हैं, इनकी आप कल्पना कीजिए कि यदि शिक्षा, हमारा बच्चा है, अभी बच्चे बहुत दूर दूर स्कूलों में जाते हैं, यहाँ तक कि भुज में भी मैं देखती हूँ कोई बच्चे जाने कि दूर दूर यहाँ से सवेरे से बसों में बैठ के जा रहे हैं ना, फिर बसें वहाँ उतार रही हैं उनको। बच्चे सवेरे से जा रहे हैं, 7 बजे से पेट भी नहीं साफ़ हुआ है बच्चों का, ज़बरदस्ती मम्मी उनके मुंह में गिलास ठूंस रही हैं दूध का, कहीं कुछ खा लो, कुछ खा भी नहीं रहे हैं। कोई बच्चे वहीं सोए जा रहे हैं, नींद भी नहीं पूरी हो रही है। ये सब बड़ी विकट परिस्थितियाँ हैं बच्चों को जब हम देखते हैं और शिक्षा को देखते हैं। तो शिक्षा कैसी हो, तो शिक्षा में जितनी भी इस धरती की स्थिति है उसको पढ़ाया जाए, है ना, जैसे अभी पढ़ाया जा रहा है। लेकिन पढ़ाया जाने के साथ साथ अभी एक मानसिकता भी बनाई जा रही है, जिस मानसिकता में भोग की मानसिकता शामिल है। तो भोग की मानसिकता के स्थान पर सह अस्तित्ववादी मानसिकता, जिस गांव में बच्चा जन्म लिया है उस गांव में भागीदारी करने की मानसिकता। अभी हम बच्चे से पूछते हैं बेटा क्या बनोगे, तो बच्चा कहता है हम बड़े होकर अमेरिका जाएंगे और वहाँ पर नासा में काम करेंगे, या बड़ा होकर सोचता है कि हम बड़े शहर में जाएंगे, यही सब सोचते हैं ना अभी हम। तो हम बच्चे की असल में कोई मानसिकता नहीं बनाते कि बच्चा अपने गांव में भागीदारी को करेगा। ये जो ग्राम स्वराज्य, परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था है, इसमें कोई नगर पालिका आदि नहीं है। गांव के लोग ही मिलजुल कर, गांव में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। क्यों? क्योंकि गांव में हर व्यक्ति आवश्यकता अनुसार रोजगार वहाँ पर है, वहाँ पर समितियाँ बनी हुई हैं, है ना। और समितियाँ जो हैं वो क्या करती हैं, श्रम का मूल्यांकन करके केवल एक दूसरे के खाते में जितना श्रम मूल्य बढ़ा घटा उसको बढ़ाती घटाती रहती हैं, और आवश्यकतानुसार विनिमय केंद्र से हर व्यक्ति वस्तु प्राप्त करता है। ठीक है, ये सिस्टम को मैं और आपको समझाऊंगी आगे चल करके। कल्पनाओं को दौड़ाते जाइए कि हर एक व्यक्ति, गांव में जो 1000 लोग हैं, केवल 1000 लोगों का गांव हम छोटा सा सोचते हैं जहाँ पर 100 परिवार हैं, हर परिवार में 10 लोग हैं। तो गांव के हर परिवार में हम शिक्षा देते हैं स्वास्थ्य संयम की, है ना। तो हर एक व्यक्ति, है
है ना, चूँकि वो स्कूल में ही ऐसी उसको शिक्षा मिल रही है। जैसे आयुर्वेद की शिक्षा हो गई, होम्योपैथी की शिक्षा हो गई, जैसे अभी अपनी हिना बहन है ना, गोआसा थेरेपी और गौमूत्र चिकित्सा और जितने भी प्रकार की चिकित्साएं हैं जिसमें भी बच्चे की रुचि हो। कल्पना कीजिए, स्वास्थ्य संयम बच्चे का एक विषय बनाया जाता है पहले दिन से। माने बच्चा स्कूल में जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहुंचा, LKG UKG ठीक है, आप बच्चे को खेलिए खिलाइए, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक बच्चे का, जैसे हम लोग साइंस पढ़ाते हैं ना, बच्चे का एक वो है सिलेबस का हिस्सा है क्या, स्वास्थ्य संयम। आप कल्पना कीजिए 12 साल यदि हम बच्चे को ये पढ़ा दें तो बच्चा कितना ज्ञानवान हो जाएगा, है ना। ऋतुचर्या, दिनचर्या, है ना, सब चीज़ें बच्चे को पढ़ाई जा सकती हैं, है ना। ये मैं इसको बहुत कॉन्फिडेंस से इस बात को कह सकती हूँ क्योंकि मैंने आयुर्वेद लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। ऐसा संभव है और ऐसा किया जाएगा, भविष्य में ये होने ही वाला है, ठीक है। नहीं तो हमारे बच्चे रोगी बने रहेंगे, हम स्वास्थ्य चिकित्सा आदि पर निर्भर रहेंगे। स्वास्थ्य, देखिए चिकित्सा जो है ना वो स्वास्थ्य नहीं है, चिकित्सा करना स्वास्थ्य नहीं है। किसी को कैंसर हो गया और उसके बाद उसको ऑपरेशन कर दिया, ये इसको स्वास्थ्य नहीं कह रहे हैं। स्वास्थ्य का एक बड़ा भाग है मन स्वस्थता, मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से मुक्त स्थिति है मानसिकता में। और युक्त किससे है, विश्वास सम्मान स्नेह प्रेम आदि से युक्त स्थिति, इसको कह रहे हैं मन स्वस्थता। और उसके साथ शरीर में स्वस्थता, एक तो वैसे ही शरीर स्वस्थ रहेगा यदि मन में विकार नहीं है ना। लेकिन फिर भी मान लो किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, गिर पड़ा, चोट लग गई किसी बुढ़ापे के कारण से, या प्रदेश में जो हवाएं और वातावरण के जो चेंज हो रहे हैं उसके कारण से हजारों समस्याएं रहती हैं। तो उन समस्याओं के कारण का निवारण, है ना, तो उस निवारण में बड़ा भाग है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। परहेज करना, ध्यान रखना, किस आधार पर, ऋतुचर्या दिनचर्या आदि के आधार पर। तो ये सब बच्चों को हम सिखाएंगे, है ना, ये हमारा भाग रहेगा। तो यदि ऐसा बनता है तो परिवार में प्रत्येक सदस्य, है ना, इसमें महिला जो है सेवा करेगी, सास की सेवा बहू करेगी, ये वाली बात नहीं चल रही यहाँ पर। हर एक व्यक्ति सक्षम है, मानसिकता के साथ है। किस मानसिकता के साथ, परिवार मानव मानसिकता के साथ। परिवार में रहने वाला हर सदस्य परिवार मानव है यहाँ पर। और परिवार मानव का मतलब कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। आवश्यकता अनुसार, जैसे मान लो कोई बुजुर्ग है, उनको सेवा की जब जरूरत है तो उनकी सेवा की जाएगी। लेकिन यदि कोई छोटा भी, यदि मान लीजिए बहू बीमार है तो पूरा परिवार उसकी मिल करके सेवा करने की स्थिति में हो। ऐसे लोग परिवार में हो जिनको असल में खाना बनाना आता हो, जिनको असल में सेवा करनी आती हो, है ना। तो ऐसे लोगों को कौन तैयार करेगा, शिक्षा तैयार करेगी, ठीक है। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा में जो स्कूली शिक्षा है उसमें ये भी भाग है, स्वास्थ्य संयम एक बड़ा भाग है, ताकि सभी परिवार के स्तर पर ही सेवा सुनिश्चित हो। इसके बाद यदि ये सेवा इस यहाँ तक में वैसे बहुत कम लोग बीमार पड़ेंगे। यदि बीमार पड़ते हैं तो उसके स्तर पर, उसके बाद परिवार समूह के स्तर पर जो श्रेष्ठ व्यक्ति है स्वास्थ्य संयम को लेकर के, उससे चिकित्सा का, है ना, चिकित्सा या कुछ ग्रहण ले सकते हैं हम। नहीं तो फिर ग्राम के स्तर पर हम एक इस तरीके की व्यवस्था, एक केंद्र की स्थापना कर सकते हैं, है ना, जिस केंद्र में आगे और अधिक व्यवस्थाएं हों, है ना। जैसे हो सकता है कैटरैक्ट का ऑपरेशन करना, है ना। अब ये जो है परिवार में नहीं हो सकता कि परिवार में बिठा के कैटरैक्ट का ऑपरेशन कर दिया। तो इस तरीके से परिवार जो हमारा गांव है, गांव में ही प्रत्येक व्यक्ति, जो समिति है ना, गांव में एक समिति है जो शिक्षा वाली जो समिति है, वो इस आधार पर हर बच्चा, अभी तो हम लोग सब बच्चे को देखा देखी, सब इंजीनियर बन रहे हैं तुम भी इंजीनियर बन जाओ, सब डॉक्टर बन रहे हैं तुम भी डॉक्टर बन जाओ, सब पायलट बन रहे हैं तुम भी पायलट बन जाओ, ये विधि से नहीं। गांव में पूरकता के आधार पर एक समिति होगी कि उत्पादन कार्य में समिति बनी है जो कि शिक्षा संस्कार के साथ जुड़ी रहेगी। तो शिक्षा, इसमें हम देखेंगे कि गांव में लेट्स से कि एक आई सर्जन की ज़रूरत है, गांव के स्तर पर लेट्स से कि एक कायरोप्रैक्टर की ज़रूरत है गांव में। इस तरीके से बहुत सारी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं इनकी ज़रूरत है। तो हम स्कूली शिक्षा के तहत ही इस बात का अनुमान लगा लेंगे कि हमारे गांव में कितने लोगों की ज़रूरत है ना, जो इन चीज़ों में पारंगत हों। तो तो ऐसे बच्चों को हम पारंगत होने के लिए अन्य किसी और गांव या ग्राम क्षेत्र या मंडल स्तर पर जो एक हम ऐसे कॉलेज रहेंगे, है ना,
तो उन कॉलेज में जा कर के जो सही ज्ञान है स्वास्थ्य का, उसको लेकर के वो बच्चा अपने गांव में वापस आ जाएगा। माने इस बच्चे को नौकरी के लिए कहीं नहीं जाना है, नौकरी पहले सुनिश्चित होगी, बच्चा विद्यालय बाद में जाएगा। तो कितने लोगों के मतलब कितने लोगों की आवश्यकता किस किस काम के लिए है, उन कामों को सुनिश्चित करना, ये एक बड़ा भाग गांव का रहेगा। आप कल्पना लगाते जाइए। तो अब जब यहाँ पर फिर स्वास्थ्य प्रधान है, शिक्षा प्रधान है, मानसिकता प्रधान है, तो यहाँ पर पैसा कितना गौण हो गया। और आप लोग बता रहे हैं, अभी आप जहाँ गांधीनगर में देखा है, एक जगह आप ऐसी एक छोटा सा एरिया देखा है, कुछ लोगों को देखा है जो केवल नमक बाहर से खरीद रहे हैं। तो क्या हम ऐसी व्यवस्थाओं को खड़ा करने में सक्षम नहीं है कि गांव में सारे लोग मिलजुल करके उत्पादन कर रहे हैं और प्रत्येक परिवार की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के बाद हमने आवश्यकताओं को उत्पादित कर लिया, जो अधिक उत्पादन हुआ उसको एग्रो प्रोसेसिंग करके अन्य किसी गांव के साथ एक्सचेंज कर लिया, तो जो हमारी आवश्यकताएं वो भी परस्परता में पूरी हो सकती हैं। ठीक है, तो परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था इस तरीके की कल्पना है ना। तो इसमें रोजगार कोई समस्या नहीं है ना। अच्छा, साथ में यहाँ पर ये जो आता है ना, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, है ना, और गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल ना, ये सब कोई व्यवस्था नहीं है। गांव में बहुत ही, है ना, न्यूनतम मात्रा में एक तो कचरा ही नहीं है, क्योंकि ये सारे समझदार लोगों का गांव है। तो इनका जो भोजन, जैसे परिवार समूह में, मान लीजिए परिवार समूह है और उसमें कुछ लोग मिल करके, या ग्राम के स्तर पर, है ना, अलग अलग परिवार समूहों के कुछ लोग हैं जो ये निश्चित करते हैं कि हम लोग 5 लोग मिल करके हमारा काम क्या रहेगा, हमारा काम रहेगा नाश्ते पानी आदि की वस्तुएं मिल करके बनाना। तो गांव में जितने भी इस प्रकार की आवश्यकता है उनको हम पूरा कर देंगे। तो वो लोग अपना बना देते हैं और बनाने के बाद उसको उनके घरों तक या तो फिर विनिमय केंद्र में जा कर के रखाते हैं। तो सबके हिस्से का नाश्ता पानी बन के आके रख गया और उसके बाद वो वहाँ पर सभी के घरों में चला गया। ये भी एक विधि हो सकती है ना। और बाकी तो छोटा मोटा जो चीज़ें होती 10 लोगों के परिवार में, फिर श्रम जो है उतना नहीं होता जितना 2 लोगों के परिवार में होता है। 2 लोगों के परिवार में श्रम सर्वाधिक होता है ना। और 10 लोगों के परिवार में सब चीज़ें बट जाती हैं। एक व्यक्ति ने खाना बनाया तो दूसरे व्यक्ति ने बर्तन धो लिए, तीसरे व्यक्ति ने कपड़े धो लिए सबके, चौथे व्यक्ति ने झाड़ू लगा दी, 5वें व्यक्ति ने पोछा लगा दिया, है ना। 5 ही लोग हुए। छठा व्यक्ति जो है, मान लीजिए वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, शिक्षा में भागीदारी करने वाला है, तो वो व्यक्ति सवेरे से उठ करके उसने योगाभ्यास वगैरह किया, कराया घर के सदस्यों को। उसके बाद वो गया तैयार होने, तब तक बाकी चीज़ें हो गई और खाना उसको मिल गया बना बनाया, ठीक है। और वो चला गया शिक्षा व्यवस्था में भागीदारी करने। बाकी घर के बचे हुए जो 3-4 बच्चे हैं वो चले गए स्कूल में शिक्षा लेने के लिए। बाकी लोग अपने काम से फुर्सत होकर के उत्पादन व्यवस्था में भागीदारी के लिए लग गए। श्री एरांग राजी की परिकल्पना में कोई भी व्यक्ति 8 घंटे लेबर काम नहीं करता है, ठीक है। बाबा जी के हिसाब से, मेरे हिसाब से भी, है ना, 3-4 घंटे यदि हम मिलजुल करके कोई काम करते हैं ना, तो एक तो बहुत तेज़ी से होता है, बहुत गति से होता है ना, बातें करते हुए, अच्छा संवाद करते हुए, टांग खिंचाई करने वाला संवाद नहीं। मैंने अभी भी देखा है, महिलाएं बैठ जाती हैं गांव वगैरह में, है ना, या सारे लोग मिल करके भी काम करते हैं, उसमें बहुत सारी भाग जो है टांग खिंचाई कार्यक्रम, चुगली कार्यक्रम, गपशप कार्यक्रम नहीं। आप कल्पना कीजिए, आपकी जो मानवीयता है उसको बढ़ाने वाला संवाद हो, तो मुझे लगता है ऊर्जा और डबल हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके के संवाद के साथ ही जब हम मिलजुल करके कार्यक्रम करेंगे, है ना, तो एक सुंदर स्थिति को हम पाएंगे। उत्पादन, अधिक से अधिक उत्पादन होगा, वेस्ट कम से कम होगा, हर व्यक्ति शोध परख हो जाएगा, है ना। उसकी इच्छा होगी कि हम क्या अधिक से अधिक अच्छे से अच्छी वस्तुओं को उत्पादन कर पाएँ, जिससे जो है हमारा मतलब देखिए, इसमें मुझे लगता है कि इतनी सहजता से उत्पादन होगा ना कि जिसकी मतलब बात ही अलग होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक ध्यान देने वाली वस्तु है कि इसमें जितने भी वस्तुएं हैं, शिक्षा, संस्कार, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष, स्वास्थ्य सुरक्षा, है ना, क्या बचा, न्याय सुरक्षा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मतलब जैसे शिक्षा संस्कार है तो वो उत्पादन कार्य समिति से बातचीत रहता है ना, कि हमारे गांव में इतने लोगों, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे गांव में आवश्यकता है बढ़ई काम करने वाले लोगों की, है ना। तो जो शिक्षा संस्कार जो संस्था है, वो संस्था क्या करती है, अपने बच्चों को ट्रेनिंग देती है, दिलवाती है, जिसके माध्यम से बच्चे क्या होते हैं, बढ़ई काम में पारंगत हो जाते हैं। तो गांव के लिए जितने भी प्रकार का फर्नीचर बनाना है, ऐसे कुछ लोग तैयार हो गए जो कि फर्नीचर काम जानते हैं।
कल्पना कीजिए ऐसे कुछ लोगों की ज़रूरत है जो इलेक्ट्रिसिटी का काम जानते हो, तो ऐसे लोगों को तैयार कर लिया जाएगा। तो ये सारे लोग जो हैं ये मिलजुल करके, है ना, उनको गांव में व्यवस्था खड़ी करनी है। पैसे के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, पैसा अपने आप पे वैसे भी कोई वस्तु नहीं है। ये 1000 लोग हैं, जैसे परिवार होता है ना, परिवार में कोई पैसे के लिए काम नहीं करता है। परिवार में सब लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि एक व्यवस्था को बना करके रखना है। तो इसीलिए परिवार सभा, फिर उसके बाद हमारी जो परिवार समूह है उसको भी बाबा जी ने परिवार नाम दिया, फिर ग्राम है उसको भी परिवार कहा, फिर हमारे पास ऐसे विश्व परिवार तक, विश्व को भी एक परिवार कहा, है ना। तो परिवार में कोई भी व्यक्ति पैसे के लिए काम नहीं करता, और हर व्यक्ति कैसे काम करता है कि जैसे वो इस काम को कितना अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा करना चाहता है ना। तो क्या आपकी कल्पना बनती कि ऐसा गांव जो है एकदम स्वच्छ होगा, क्योंकि वो गांव नहीं है, वो परिवार है। ये कल्पना बनती कि नहीं बनती है कि मैं बस बोल रही हूँ, आप नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? हाँ, सुन रहे हैं। सुन रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। हाँ। आपके मन में और कोई प्रश्न हो तो आप रखिए, है ना। ये ऑनलाइन मेथड जो है ना, ये क्लास के लिए उतना अच्छा नहीं है। मैं जब बोर्ड पे लिखती हूँ तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी कि हाँ एक एक चीज़ सामने रहती है। बोलने से मुझे नहीं पता कितना जा रहा होगा, लेकिन ये स्थिति है, ठीक है। तो 5 जो व्यवस्थात्मक कार्यक्रम है, ये व्यवस्थात्मक समितियां हैं, और समितियां क्या करती हैं, निर्णय लेती हैं ना कि कितने लोगों को किसके लिए तैयार करना है। तो गांव में एक निश्चित अनुपात बना रहता है हमेशा, है ना। कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं, अब वो काम उस पहले तरीके से नहीं कर पाते, और देखिए एक समय के बाद इन बच्चों को ना शिक्षा लेने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। क्यों नहीं जाना पड़ेगा? क्योंकि गांव के ही पारंगत लोग अन्य जो अगली पीढ़ी है उसको पारंगत करने का एक बड़ा काम करने लग जाते हैं, है ना। तो जैसे बढ़ईगिरी सिखानी, फिर हमारे गांव में ही ऐसे लोग हैं जो सिखा सकते हैं, है ना। और भारत में मैंने कहा ना, इस चीज़ को लागू करना कोई कठिन काम नहीं, ठीक है ना। और जब तक जैसे मान लो कोई चिकित्सा पद्धतियाँ, उनको सीखने के लिए एक दूसरे के गांव में जाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, मैत्रीपूर्वक उस काम को हम करेंगे। इसको हम बोल रहे हैं उपकार करना, है ना। अच्छे से अच्छे जो वैद्य हैं अपने जैसे अन्य कई लोगों को खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है कि मैं आज जितनी बात कही उसका मैं एक शॉर्ट में आपको बोलती हूँ, आप उसको लिखते जाइए, है ना। ये कुछ एक समय में मेरे ख्याल से अगले हफ्ते, है ना, इस हफ्ते मैंने सोचा था टेस्ट लेंगे लेकिन वो हो नहीं पाया, अगले हफ्ते लेंगे। तो लिखिए, कुछ नोट्स लिख लीजिए सभी लोग। तो जो बढ़ रही समस्याएं हैं उनमें अगर हम देखते हैं, ये जो परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था से कौन कौन सी समस्याओं का समाधान हमको स्पष्ट रूप से दिखता है। तो मैं प्रश्न पूछूंगी, कोई ऐसी 10 समस्याएं बताइए जिनका समाधान परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था से होता हो, ठीक है। आपको प्रश्न समझ में आया? आपको 10 ऐसे बिंदु लिखने हैं, 10 बिंदु जिनसे समस्याओं का जिन समस्याओं का समाधान परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था प्रस्तुत करती है। तो पहला जो है ना, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। किस तरीके से प्रस्तुत करती है? आवर्तनशील खेती के द्वारा। ये सब आपको बताना होगा। तो जलवायु परिवर्तन, है ना, जलवायु परिवर्तन, इसको लिखना भी होगा। जलवायु परिवर्तन का समाधान कैसे देती है? तो आवर्तनशील खेती के द्वारा। उसमें कैसे? जब हम 1/3 भाग में बड़े वृक्ष लगाते हैं, फलदार वृक्ष लगाते हैं, तो एक तो हमारी उत्पादन और आय का स्रोत बन जाता है अच्छे से। दूसरी बात, हमारी ज़मीन जो है फिर से फलद्रूप होती है। तीसरी, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ती है। चौथा, पेड़ पशु पक्षियों के रहने की जगह सुनिश्चित होती है, ठीक है, इस तरीके से। और छाया, है ना, और जो ट्रांसपिरेशन होता है उसके माध्यम से ठंडक बनी रहती, क्षेत्र में तापमान को कम करती है। तो जब हम गांव में परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था को स्थापित करते हैं, है ना, चेतना में विकास करते हैं लोगों के, तो क्या होता है? सबसे बड़ी समस्या जिसका समाधान प्रस्तुत करती है वो जलवायु परिवर्तन। दूसरी बात, है ना, संबंधों में जीने की योग्यता को स्थापित करना। संबंधों में जीने की योग्यता, है ना, इसको खड़ा करती है। कैसे खड़ा करती है? क्योंकि परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था का आधार है चेतना विकास मूल्य शिक्षा योजना। बिना चेतना विकास के परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था नहीं आएगी। चेतना विकास का क्या मतलब है? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की स्पष्टता। वो कैसे होती है
जीवन विद्या योजना के तहत जब हम अध्ययन करते हैं तो इस अध्ययन के फलस्वरूप हमको सब कुछ स्पष्ट होता है कि मानव संबंधों में कैसे जीना है। आगे आने वाले सत्रों में ना मैं आपको कुछ एक वीडियोस दिखाऊंगी, ऐसे ही वीडियोस हैं जिसमें जो 7 संबंध पूर्वक जीना है। अभी तक जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था से हम ही लोग संतुष्ट नहीं हैं, है ना। हमने जिस तरीके से संबंधों को पहचाना है और निर्वाह किया है, उस निर्वाह करने में संबंधों में शोषण हुआ है और ये शोषण मानव को स्वीकार नहीं है। ठीक है, तो संबंधों में जीने की योग्यता, ठीक है, संबंधों में जीने की योग्यता के साथ फिर जो हमारी रूढ़िवादी व्यवस्थाएं, परंपराएं हैं जो ये चरमरा रही हैं, इनसे बाहर आने का एक रास्ता सुझाती है। वाह भाई वाह, हमको दिखाई पड़ रहे हैं आम, क्या बात है। ठीक है, क्लास पूरी कर लें फिर बात करते हैं आपसे। उसके बाद है ये जो भौतिकवादी मानसिकता के कारण है ना, धरती जो है ना, ये खड्डे में जा रही है जिसको बोले हैं ना, तो धरती की जो नाश की स्थिति आ गई है, इसकी भी समस्या का निवारण करती है। फिर कौन सी समस्या का निवारण कर रही है? तो रोजगार की जो समस्या इस समय, अभी आपने सुना ना, कॉकरोच जनता पार्टी ठीक है, अरे भाई क्या क्या चल रहा है। तो है ना, जो बेरोजगार युवा हैं उसको कॉकरोच बोल दिया, उसने बना दी अपनी कॉकरोच जनता पार्टी। तो यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या खत्म हो रही है। ठीक है, संबंधों में जीने की योग्यता से जितने भी उत्पीड़न के मामले होते हैं ये भी समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि उत्पीड़न कब होगा? उत्पीड़न तब होगा ना जब हम किसी को पराया मानते हैं, किसी को अपने से अलग मानते हैं ना। ये बड़ा सुंदर है। कोई भी व्यक्ति ना, एक अभी मैं देख रही थी बिहार का कुछ एक जज है, वो उसने बोला है ना कि कोई महिला को बेसिकली जला के मार दिया गया, तो उसने बोला नहीं, वो तो कुकिंग कर रही थी, कुकिंग करते समय वो आग लग गई और जल गई। तो उसने बोला कि भाई एक बात मुझे बताइए, किसी भी घर की बेटी कभी भी किचन में खाना बनाते समय क्यों नहीं जलती? किसी भी घर में सास जो है खाना बनाते समय क्यों नहीं जलती? ऐसा क्यों हो जाता है ना। और जब तक घर में बहुएं नहीं होती, मान लीजिए पहले जब बहू नहीं थी तब वो लोग खाना बनाते, किसी ने बोला, उन्होंने बोला नहीं, बहू और सास और ननद तो खाना ही नहीं बनाती ना, इसलिए वो वकील बोल रहा है। तो उन्होंने बोला भाई पहले तो बनाती रही होंगी ना, तो कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि जब एकांत अकेला परिवार होता उसमें ऐसे कोई क्यों नहीं जलता? और उसने उसकी जो बेल थी ना उसको रिजेक्ट कर दिया उसके बाद। तो इस तरीके के जो उत्पीड़न के मामले हैं ना, ये सब रुकेंगे, तभी जो है परिवार खिलेगा, है ना। तो उत्पीड़न के मामले, तो मुझे लगता है ऐसे स्थान पर फिर अपने को पुलिस की जो बनती है ना, क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन, वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। काफ़ी सरकार का लोड हल्का हो जाएगा, है ना। तो एक समय मुझे लगता है धीरे धीरे यदि ये व्यवस्था आती है तो इतने सारे पुलिस स्टेशन आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से अपने को कोर्ट कचहरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये जितना सारा आज भारत में 5 करोड़ भारत के जो हमारे ये फैमिली कोर्ट जिसको बोलते हैं ना, तो फैमिली कोर्ट में 5 करोड़, फिर से सुनिए, 5 करोड़ केसेस निलंबित हैं, 5 करोड़ केसेस निलंबित हैं, और ये सॉल्व होने का नाम नहीं ले। लोग जिनके नाम पे केसेस हैं वो मर जाते हैं। तो इस समस्या को भी समाप्त करती है ये परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य जो स्थिति है ना। इस स्थिति में पूरी ज़मीन जो है ना, ये ज़मीन असल में पूरे गांव की एक संयुक्त अधिकार क्षेत्र है ना। इसमें ना किसी भी व्यक्ति की असल में प्रॉपर्टी, वो अभी नहीं, धीरे धीरे होगा, आज के लेट्स से 100-200 साल बाद धीरे धीरे ये जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो अधिकार है ना, किसी का अधिकार नहीं है। परिवार में सहज ही अधिकार ट्रांसफ़र हो जाता है। जो व्यक्ति जहाँ रहता है वो उसका अधिकार वहाँ हमेशा रहता ही है ना। किस रूप में रहता है? परिवार में स्वीकृत सदस्य के रूप में, परिवार में स्वीकृत सदस्य के रूप में उसका अधिकार रहता है। ठीक है, और यदि स्वीकृत नहीं है तो उसका कोई अधिकार भी नहीं है ना। इस पर और चर्चा हम लोग आगे कर सकते हैं। कितने बिंदु हो गए? 6-7 हो गए मेरे ख्याल से, है ना। भौतिकवादी जो मानसिकता है ना, उससे हट करके हम पर्यावरण में संतुलन को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 7-8 अपने पॉइंट्स हो गए। 2-3 आप सोच करके लिखिएगा, है ना। जैसे चुनावी जो प्रणाली है, चुनावी प्रक्रिया, इसका हम समाधान प्रस्तुत करती है ये व्यवस्था। तो कोई भी इसमें नोट वोट का गठबंधन नहीं चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो
इस व्यवस्था में जो श्रेष्ठतर व्यक्ति है, श्रेष्ठतम व्यक्ति है, वो व्यवस्था के ऊपरी हिस्से में पहुंचता है ना। जबकि अभी की जो व्यवस्था है, सबसे ही चरित्रहीन व्यक्ति जो है ऊपरी व्यवस्थाओं में पहुंच जाता है, निर्णय का अधिकार उसके हाथ में जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है 8-10 हो गए पॉइंट्स। ठीक है, तो सत्र को यहाँ पर आज के लिए रोका जाए। आगे आने वाले वीक में जो भी सत्र हो पाएंगे तो मैं उस पर आपको बताऊंगी, और इसके अलावा जो भी क्लास एक टेस्ट लेना है अपने को, पेंडिंग है, वो टेस्ट मैं लूँगी, आपको सूचित करूँगी। ठीक है, चलिए, तो सभी को नमस्कार। यहाँ पर सत्र को रोका जाए। हरि हर।